आप ऑप्शन सेलिंग एग्रेसिव नहीं करोगे डजंट मीन कि आप ऑप्शन बाइंग करोगे। नहीं, इट डजंट मीन मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। समझ गया। दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ऑप्शन बाइंग इज मोर inclined towards momentum. Option selling is more inclined towards smooth market move and the decay in the premium. वेलकम बैक दोस्तों। कल के वीडियो के अंदर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था विभोर का और हम आपको बता रहे थे कि हमने फेस टू फेस का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है। अब आप जानते होंगे विभोर के बारे में, कुछ लोगों ने होमवर्क भी कर लिया होगा, गूगल कर लिया होगा विभोर के बारे में। तो अब ऑल सेट रेडी है क्योंकि हम सीखने वाले हैं विभोर से ऑप्शन सेलिंग 2.0, मतलब ऑप्शन सेलिंग अब कैसे करें और अगर फ्यूचर का हमको एस्टिमेट करना है तो हम कैसे करेंगे फ्यूचर में ऑप्शन सेलिंग। और मेरे साथ जुड़े हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कि सीखने वाले हैं विभोर से और क्वेश्चंस भी बहुत पूछने वाले हैं। हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसके पहले क्या हो रहा था कि मेरे दिमाग में जो आ रहा था वो आ रहा था, अब मैंने वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ बैठा दिया जो हर तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम। स्टार्ट करें। तो आपने बहुत प्यारा पीपीटी बनाया, सो लेट्स गेट इनटू दैट पीपीटी एंड अंडरस्टैंड द होल आर्ट ऑफ ऑप्शन सेलिंग यूजिंग एल्गो। Using Algo, we'll be discussing the technology part of Algo. We will also discussing the conceptual part of strategies in options. सही, चलिए। So आज हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग, इसको मैंने नाम दिया है 2.0। ऑप्शन सेलिंग एक बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में बन गई है। इंस्टीट्यूशंस, प्रॉप्स और रिटेल सभी इसको कर रहे हैं। पिछले 2 साल के पीरियड में हमने देखा है इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को बल्कि रिटेल्स को भी। और इसके फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गो के मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है आज की तारीख में, जो एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी की एक अब रीच रिटेलर्स तक पहुंच गई है और वो सिस्टमेटिकली और डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग को फोर्स ही करने लगे हैं, जो पहले सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशंस तक ही लिमिटेड था। ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, बट जहाँ एडवांसमेंट होता है वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो ग्रेजुअली रिटर्न्स डिमिनिश होते जा रहे हैं वो एक चैलेंज है। क्यों वो डिमिनिश हो रहे हैं और क्या करना चाहिए वो समझेंगे आज। चलिए गुड। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्योरली एंड प्योरली फॉर नॉलेज शेयरिंग पर्पस। जो मैं करता हूँ मैंने प्रैक्टिस करके सीखा है और मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। नॉट नेसेसरली कि आप उसको सीधे कॉपी पेस्ट करें वो प्रॉफिटेबल हो। रिक्वेस्ट ये है चीज़ों को समझें, लर्न करें, प्रैक्टिस करें, देन स्केल अप करने का सोचें। राइट। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू पोटेंशियल रिस्क। तो कोई भी जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट ये है सिर्फ अपना सरप्लस कैपिटल लगाएं, जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसके रिस्क को समझें। कुछ स्ट्रेटजीज अनलिमिटेड रिस्क की भी होती हैं। डेरिवेटिव इज सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट जहाँ पे आप हेज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं हेज करने के। तो डेरिवेटिव में ट्रेड करने से पहले रिस्क को डिफाइन करें, रिस्क को हेज करें, सिर्फ सरप्लस कैपिटल अपना डिप्लॉय करें, तभी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है। जो कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियसली मैंने भी कहीं से सीखे हैं, बुक्स पढ़ी है, यूट्यूब देखा है, सोशल मीडिया पे दिया है, और उन सबको मैंने सीख के उनके रिस्क को समझ के प्रैक्टिस करी है और उसको फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। तो जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। इट्स ऑल व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द मार्केट, ट्राइंग टू गिव इट बैक टू द मार्केट। करेक्ट। जो भी पास्ट परफॉर्मेंस स्ट्रेटजीज की रही है या कंसेप्ट रहे हैं, नॉट नेसेसरली फ्यूचर में वो ऐसा रिटर्न दें जिसके बारे में हम मेजरली आज चर्चा करने भी वाले हैं। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें हमारा कोई भी इकोनॉमिक या कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं है, इट्स प्योरली फॉर नॉलेज शेयरिंग पर्पस। ठीक है, मेरा भी नहीं है। एक बेनिफिट है कि आज स्टूडेंट्स आए वो सीखेंगे तो दुआई मिलेगी बहुत। बिल्कुल। तो आज का जो एजेंडा है हमारा वो है हाई और लो विक्स के रेजीम। ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाई विक्स में क्या होता है, लो विक्स में क्या होता है, उसके ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन से पैरामीटर्स हैं जो विक्स के हमें देखना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय, उस पर एक चर्चा करेंगे। विक्स के कुछ मैं चार्ट्स और सिनेरियोज लेके आया हूँ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लो विक्स जो आज के तारीख की
रियलिटी है स्टॉक मार्केट की कि हम लो लेस देन आई थिंक 10.2 इज द विक्स टुडे, तो लेस देन 11 विक्स जो क्लोज टू लोएस्ट प्राइस है विक्स का, वहाँ पे हम आज की तारीख में ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ पे इतनी लो विक्स में ऑप्शन सेलिंग करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो ऑप्शन सेल करते समय हमको ध्यान रखने चाहिए। इन पैरामीटर्स में रिवॉर्ड पैरामीटर्स भी आएंगे और रिस्क वाले पैरामीटर्स भी आएंगे। वी विल फोकस मोर ऑन द रिस्क पैरामीटर बिकॉज इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑप्शन सेलर्स नाउअडेज, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। अब जब हम रिस्क को समझ गए, जी पहली चीज़ क्या, हम करना क्या चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए क्या एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ विक्स वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अब ये समझने के बाद और ऐसा कौन सा मार्केट सेंटीमेंट्स या मार्केट सिनेरियो है जहाँ पे हमें एग्रेसिवली ऑप्शन राइटिंग करनी चाहिए, कहाँ पे हमें कंजर्वेटिवली ऑप्शन राइटिंग करना चाहिए, कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जहाँ पे हमें ऑप्शन राइटिंग अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज 12 महीने सावन नहीं होता है। सही बात है। तो 12 महीने ऑप्शन राइटिंग एग्रेसिवली करके पैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो को समझेंगे, मार्केट सेंटीमेंट कैसे रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। और एक ऑप्शन की स्ट्रेटजीज की बास्केट, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑप्शन इज सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट जहाँ पे आप n नंबर ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना सकते हो स्ट्रेटजीज के। तो हाई विक्स सिनेरियो के लिए, लो विक्स सिनेरियो के लिए, बुलिश मार्केट के लिए, बियरिश मार्केट के लिए, साइडवेज मार्केट के लिए, आई थिंक इसके अलावा कोई सिनेरियो बचता नहीं है मार्केट के अंदर। हर सिनेरियो के लिए ऑप्शन की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं प्रोबेबल जो यूज़ की जा सकती हैं, एक बास्केट बनाने की कोशिश करेंगे स्ट्रेटजीज की, जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेडी? ग्रेट। सबसे पहले पिछले 10 साल का विक्स का सिनेरियो आप देखिए, मैंने चार्ट पे यहाँ पे प्लॉट किया है। पिछले 10 साल में विक्स का बिहेवियर कैसा रहा है। अगर आप मैक्रो लेवल पे देखोगे तो विक्स जहाँ पे थी वहीं पे रही है। इसको, इस चार्ट को आप ऐसे देखो जैसे कोई स्टॉक, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का चार्ट देख रहे हो। सपोज करो ये कोई ABC कंपनी का चार्ट है। अगर आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपको क्या रिटर्न आता? 0। करेक्ट। तो ये विक्स का सिनेरियो है। लेकिन अगर आप इसके अप एंड डाउन स्विंग देखोगे विच आर हाईली वॉलेटाइल। अब ये 10 साल का चार्ट लेके आया हूँ तो इसमें टॉप्स एंड बॉटम ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इससे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। आज जहाँ हम जिस सिनेरियो पे आज हम खड़े हैं, क्या ये सिनेरियो पहले कभी नहीं आया बाजार में पिछले 10 सालों में? आया है। आज ही इतना चैलेंजिंग क्यों लगता है? इस करंट सिनेरियो में इतना चैलेंजिंग क्यों लगता है? लो विक्स के बारे में या डिमिनिशिंग प्रॉफिट इन ऑप्शन सेलिंग के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, जबकि विक्स का ये सिनेरियो तो पहले भी कई बार आ चुका है पिछले 10 सालों में। अभी ज्यादा बात करने लगे लोग ऑप्शंस के, इसी करेक्ट। पहले लोग बात नहीं करते थे इतना, अब लोग ऑप्शन ज्यादा बेचने लगे हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग को इतना ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट बना दिया है फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर द रिटेल कि एग्रेसिवली बहुत लोग ऑप्शन राइटिंग करने लगे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग अदर पैरामीटर्स विच में इन्वॉल्व पोटेंशियल रिस्क इन ऑप्शन राइटिंग। तो ये एक चार्ट में दिखाने का पर्पस यहाँ पे ये था टू अंडरस्टैंड कि ये जो अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, इट इज़ नथिंग अबनॉर्मल, या ये ऐसा कुछ नहीं है जो पास्ट में कभी नहीं हुआ है। ये हिस्टोरिकली हो चुका है। 2013-14 में हुआ था, 2015 में हुआ था। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे पीरियड हाईलाइट किया है 2016 से लेकर तकरीबन 2019 तक का, जहाँ 3 से 4 साल विक्स कंटिन्यूसली बिलो एवरेज रहा था। एक लोअर साइड में ट्रेड किया था जो मैंने हाईलाइट किया है। एंड जस्ट बिफोर कोविड मार्च 2020 आप देखोगे विक्स कितना लो ट्रेड कर रहा था जब निफ्टी हमारा 12,000 लेवल के अराउंड था। एंड देन कोविड का एक सिनेरियो आया था। कोविड के सिनेरियो में क्या हुआ, कोविड के बाद के सिनेरियो में क्या हुआ, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आज जो बाजार में हो रहा है वो कुछ नया नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट हमारा देखने का नज़रिया शायद जो है बदल गया है बाजार को, बट ये बाजार में शुरू से होता आया है। करेक्ट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि विक्स यहाँ से बढ़ जाएगा तो ऊपर लेवल पे रहेगा और फिर से ऑप्शन राइटिंग ल्यूक्रेटिव हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है बाजार के, कि वो क्या चीज़ में स्मूथ पैसा बनाने को बोल रहा है, और उसको देखते हुए अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजी को चूज करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑप्शन ट्रेडर। तो अभी ये विक्स लो है तो इसका मतलब क्या मैं लेके करूँ ऑप्शन में काम? सर देखिए, आप अगर एक सिस्टमेटिक एंड रूल बेस्ड सेटअप में काम कर रहे हैं तो आज के सिनेरियो में भी ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है। और ये सिर्फ आज का सिनेरियो नहीं है, पिछले 10 सालों में 12 सालों में हमेशा ऐसा होता रहा है। अगर आपका सिस्टम डिफाइंड है,
उसके एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली डिफाइंड है, तो बोथ ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स मेक मनी इन द मार्केट। मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडर को ना ऑप्शन बायर होना चाहिए ना ऑप्शन सेलर होना चाहिए। ओके, ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शन का अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। करेक्ट। इट इज द मार्केट विच विल टेल यू कि टुडे यू शुड बाय द ऑप्शन और यू शुड सेल द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट यू हैव डिफाइंड फॉर योर ट्रेडिंग सेटअप। इट शुड नॉट बी रैंडम। लेट मी जस्ट रीफेज दैट क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाहूँगा कि सेम रूल हाई विक्स में क्या ज़्यादा पैसा देता है और लो विक्स में कम पैसा देता है? नहीं। तो फिर हम विक्स की चिंता क्यों कर रहे हैं? विक्स की चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विक्स हमें वो सिनेरियो बताता है। ओके, ऑप्शन आज विक्स कम है, ऑप्शन के प्रीमियम कम है, हाँ। तो ये कहना कि ऑप्शन सस्ते मिल रहे हैं इसलिए मैं बाय कर लूँ, हाँ, ठीक है। लेकिन आज भी ओटीएम ऑप्शन तो एक्सपायरी पे 0 ही होते हैं। और अगर ये विक्स 20 या 25 या 30 की हो जाएगी तब भी ओटीएम ऑप्शन 0 होंगे ही होंगे, ठीक है। ये तो तब भी होगा, लेकिन हमें कौन से पैरामीटर देखने हैं? विक्स कम है, हमें ओवरऑल प्रीमियम कम मिल रहा है बाजार के अंदर, ये एक चैलेंज है। बट अगर वो प्रीमियम कम मिल रहा है और आप बाई कर लोगे, इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं है कि आप बाई कर लोगे तो आपको पैसे बन जाएंगे। ओके, बाइंग के रूल्स होने चाहिए, जैसे हम सेलिंग के रूल्स पे चर्चा कर रहे हैं, हाँ, इसी तरीके से बाइंग के रूल्स भी होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 11 की विक्स है तो बाइंग में पैसा बनेगा और 20 की या 25 की विक्स हो जाएगी तो बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, वो तब भी बनेगा। एमआरएफ का शेयर 50,000 रुपये पे भी अच्छा इन्वेस्टमेंट था, आज 1 लाख रुपए का हो गया तो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और कोई शेयर आप अगर 10 रुपये का उठा लोगे, अच्छा फंडामेंटल्स मिड कैप के हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सस्ता है तो खराब हो जाएगा। इट इज द अपॉर्चुनिटी। 7.5 रुपए का। इट इज ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है मैं क्वेश्चन का ही आपसे प्रीएम्प्ट कर लिया हूँ, उसके आंसर्स होंगे बाद में, तो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक है। और आप भी एक काम कर सकते हैं, ऑनलाइन है ना आप है ना, कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है। और मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला इसके दौरान तो मैं इनको भेज दूंगा और उनको बोलूँगा आप आंसर दीजिए, क्यों? चलेगा? श्योर। चलिए अब हम एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। विक्स का सिनेरियो है कोविड के दौरान क्या हुआ, कोविड के बाद के दौरान क्या हुआ, क्यों हम आज ऑप्शन सेलिंग 2.0 पे ये डिस्कशन कर रहे हैं। कोविड के दौरान जो बाजार में पैनिक क्रिएट हुआ था, वाज अ अबनॉर्मल सिनेरियो, अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो। तो जो विक्स थी हमारी वो 80 के ऊपर चली गई थी, यानी ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सेप्शनली हाई हो गए थे ड्यू टू हाई विक्स और हाई वोलेटिलिटी। एंड उसके बाद जो कूल ऑफ आया है 80 के बाद से ग्रेजुअली, अगर आप ये चार्ट देखोगे तो ग्रेजुअली इसके अंदर डिके होता चला जा रहा है। इट हैज बीन अ वेरी स्मूथ कर्व। इसको देखते हुए ऑप्शन राइटिंग के लिए एक चार्म क्रिएट हुआ बाजार में, एक अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। एंड लोगों ने देखा कि ऑप्शन राइटिंग करते हैं विद सिंपल स्टॉप लॉस लगा के करें या टाइम बेस्ड स्ट्रेडल स्ट्रैंगल करें, और उसमें बहुत ल्यूक्रेटिवली पैसा बन रहा था। लेकिन ये एक दौर था जो पिछले 2-2.5 साल में रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत ल्यूक्रेटिवली पैसा बना है, क्योंकि 80 से विक्स ग्रेजुअली नीचे नीचे आते आते आज 11 रुपए के नीचे भी आ गई है। इसलिए ये इतना ल्यूक्रेटिव एक दौर रहा है ऑप्शन सेलिंग का। बट 11 के बाद क्या विक्स 4 की आ जाएगी? 4 की नहीं आएगी, बट 11 के बाद वापस 18 तो जा ही सकता है कोई रीजन से। तो अब आप ही कह रहे हो कि विक्स 4 के बाद, सॉरी 11 के बाद विक्स 4 नहीं आएगी, 18 जा सकती है, 20 जा सकती है। प्रोबेबिलिटी वाली बात है। प्रोबेबिलिटी वाली बात देखें तो 4 तो कभी गया नहीं। करेक्ट। यानी कोई भी चीज एक्सेप्शनली महंगी होती है तो वो अपने फेयर वैल्यू पे आएगी। कोई भी चीज एक्सेप्शनली सस्ती होती है तो वो बढ़ेगी और वापस अपनी फेयर वैल्यू पे जाएगी। ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स का आई थिंक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है। आज हम यही बात करेंगे कि करंट सिनेरियो में जहां हम ऑप्शन बेचते हैं वो फेयर प्राइस पे बेच रहे हैं, वो ओवर प्राइस है तब बेच रहे हैं, या वो अंडर प्राइस है तब बेच रहे हैं। एनीथिंग विच इज ओवर प्राइस इन ऑप्शन सेलिंग, इफ यू आर सेलिंग ऑप्शन विच इज ओवर प्राइस, देन इट मेक्स सेंस। इफ द ऑप्शन इज अंडर प्राइस्ड एंड यू आर सेलिंग, यू आर टेकिंग मोर रिस्क, राइट। तो ये समझना पड़ेगा एक सिनेरियो को कि कहाँ पे ऑप्शन ओवर प्राइस्ड है, कहाँ ऑप्शन अंडर प्राइस्ड है, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं। ओके, चल एक जस्ट एक फॉलो ऑन क्वेश्चन। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने पूछा था कि नीचे का ऑप्शन में भी जब आप बेचते हैं तो क्या आप ज़्यादा कम पैसा बनाते हैं विज़ ऊपर? तो आपने कहा कि नहीं, पैसा सेम बनेगा, विच इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ऑल द प्रीमियम का वैल्यू कम होता है, बट पैसा क्यों सेम बनेगा वो मैं और समझूंगा आपसे। लेकिन रिस्क वाली बात जो आपने बोली ना, अब ये मुझे डाइजेस्ट हो गई कि हो सकता है पैसा सेम बने बट लो वॉलेटिलिटी में बेच रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, तो मेरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है लो वॉलेटिलिटी में एज अ सेलर जो है वो कम है। ये मान सकता हूँ मैं? मान सकते हैं। ओके,
सर आइडियली विक्स कहाँ होना चाहिए? जैसे आपने अभी बोला कि विक्स अभी अपना लोएस्ट टाइम फ्रेम पे है या फिर लोएस्ट सिनेरियो पे है। तो जब 80 पे था विक्स तो वो अपना हाई सिनेरियो था। तो आइडियली विक्स कहाँ होना चाहिए लाइक इन अ नॉर्मल टाइम फ्रेम, कि आइडियली विक्स इतना ही होना चाहिए, वो कैसे मतलब समझ में आएगा? मार्केट में किसी भी एसेट क्लास का प्राइस क्या होना चाहिए वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। विक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेट क्लास जिसकी कोई फेयर प्राइस या कोई फंडामेंटल वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती है। ये डिमांड, अगर मार्केट में पैनिक है, कोविड के दौरान विक्स 84 या 80 के ऊपर क्यों गया था? क्योंकि वो पैनिक सिनेरियो था। लोग पैनिक में जो मार्केट में बिहेव कर रहे थे, मार्केट गिर रहा था, तो वो पैनिक सिनेरियो था, इसलिए 80 के ऊपर गया था। उसके बाद ऐसा कोई सिनेरियो बना नहीं, उतना पैनिक बाजार में बना नहीं, जिसकी वजह से विक्स ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट विक्स इंडिकेट क्या करता है? विक्स मार्केट की ओवरऑल वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है कि मार्केट में पैनिक है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मार्केट में पैनिक नहीं है तो वोलेटिलिटी कम रहेगी। तो विक्स का कोई फेयर प्राइस नहीं होता, विक्स एक इंडिकेशन है अबाउट द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। ठीक। तो जनरली क्या होता है, हम लोग जब किसी चीज़ का फेयर वैल्यू पूछते हैं ना, तो थॉट प्रोसेस रहती है कि ये गिरा हुआ है, इसका फेयर वैल्यू ऊपर है तो ये बढ़ जाएगा। तो उस थॉट प्रोसेस में हम बायस्ड हो जाते हैं, अरे ये तो बढ़ ही जाएगा, तो सेलर मत बनो, बायर बनो। तो आप बेसिकली बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू कुछ नहीं होता है, इट्स एन इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा है मार्केट की करंट परिस्थिति। करेक्ट। इससे बहुत ज़्यादा फ्यूचर रीड करने की कोशिश मत करो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर रीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये आज की तारीख का मार्केट का सेंटीमेंट बता रहा है। वोलेटिलिटी की एक टेंडेंसी होती है रिवर्ट करने की, अपसाइड जाएगा तो नीचे आएगा और बॉटम आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, उतना अपने को ध्यान रखना चाहिए एज अ ट्रेडर। तो इट हैज गॉट अ प्रोबेबिलिटी टू गो अप, लेकिन वो गो अप का मतलब वो 15 उसकी फेयर वैल्यू है या 20 उसकी फेयर वैल्यू है, ये कहना गलत होगा। ये मतलब स्टैटिस्टिकली इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हिस्टोरिकली लास्ट 10 साल का देखें अगर तो आप उसका जो एवरेज है वो अगर 15-16 है, तो क्या मान सकते हैं कि 15-16 फेयर वैल्यू है? अगर 15-16 मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हाँ। एक 20 की विक्स का हमारा एवरेज निकल के आता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहना होगा कि 20 के ऊपर अगर विक्स जाए तो बेच देना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो एवरेज के ऊपर है, और 20 के नीचे आए तो बाई कर लेना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल एसेट क्लासेस की एक बहुत खूबसूरती क्या होती है, कितने टाइम तक वो 20 के ऊपर रहेगा और कितने टाइम तक वो 20 के नीचे रहेगा, ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो आप 20 के ऊपर बेच तो दोगे, लेकिन वो 20 के ऊपर 30 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, और कितने टाइम तक रहेगा, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। सही बात। सिमिलरली जैसे अभी मैंने पीछे चार्ट में दिखाया था, 2015 से लेके 2019 तक एक रेंज के अंदर विक्स रहा है। उससे पहले कई बार बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती थी विक्स के अंदर। अब ये अच्छा खासा 4 साल का पीरियड था जब विक्स एक रेंज के अंदर रहा। तो वहाँ पे ये अजम्पशन लेके चलना कि अबव एवरेज है तो बेच दें और बिलो एवरेज है तो बाई कर लें, मेरे हिसाब से वो एज अ ट्रेडर गलत होगा। हमें ये देखना चाहिए आज की तारीख में विक्स हमें क्या बता रहा है और उस विक्स के हिसाब से हमें क्या ट्रेड स्ट्रेटजी अपने को अडॉप्ट करनी चाहिए। इतना काम विक्स का काफ़ी है। सही है, आई थिंक इट्स अ फेयर एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलिए, एक हमने सिनेरियो समझा है कि कोविड के दौरान क्या हुआ था और कोविड के बाद बाजार में जो विक्स वोलेटिलिटी इंडिकेटर है उसका क्या मूवमेंट रहा है। अब मैंने वो एक जो बड़ी स्पाइक आई थी जो 80 के ऊपर विक्स किया था उसको हटा दिया है, उसके बाद का चार्ट मैंने लिया है। तो उसके बाद का चार्ट लोगों देखो, पहले वाला चार्ट क्या था, 80 के बाद आराम से ग्रेजुअल डिके हो रहा था नीचे, लेकिन मैंने सिर्फ वो एक एबनॉर्मल सिनेरियो को जब हटा दिया तो आपको दिखेगा यहाँ पे विक्स में वापस में स्विंग ऊपर नीचे के चार्ट के अंदर दिख रहे हैं। तो अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा था फेयर क्या रहता है, आई वुड से कि अगर 2021 से लेकर 2023 तक का मैं बाजार देखूंगा, शायद ये एक विक्स का फेयर मूवमेंट होगा, कह सकते हैं इसको, जहाँ पे कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं थी। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, होता रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, रिसेशन होंगे, ये सारे इकोनॉमिक इवेंट हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते रहते रहे हैं और शायद आने वाले टाइम में होते रहेंगे। उतना स्विंग विक्स के अंदर आता रहेगा, लेकिन 80 जाना, 80 के बाद 11 आना, आई डोंट नो ये कभी दोबारा वापस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक आइडिया अपने को लग गया कि विक्स का नॉर्मल एवरेज बिहेवियर बाजार के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल मार्केट में क्या रहता है। ठीक है, इसके अंदर एक खास बात देखिएगा कि अगर इसको मैं 2022 और 2023 का एक साल का पीरियड लूंगा, अभी रिसेंट वाला, आप देखिए कंसिस्टेंटली इसके अंदर डिके हो रहा है, नीचे आ रहा है ये। ठीक है, ये जो सिनेरियो होता है ये ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो होता है। ऑप्शन प्रीमियम है, विक्स नीचे टूट रही है और अब आप ऑप्शंस बेच दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी व्हाइल विक्स इज कमिंग डाउन इज हाई। करेक्ट। ठीक है, अब
ये इररेस्पेक्टिव ऑफ विक्स 25 से 18 आई है या 20 से 10 आई है, 15 से 10 आई है, आई एम जस्ट मेकिंग एन स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इन ऑप्शन सेलिंग व्हेन विक्स इज कमिंग डाउन इज हाई, सब्जेक्ट टू योर रिस्क मैनेजमेंट। वो मैं हमेशा बोलूंगा हर स्टेटमेंट के एंड में कि रिस्क मैनेजमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं इसको, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी विक्स अभी 11 के नीचे आ गई है, जो हम कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली एक लो प्राइस के आसपास चल रही है। और दूसरा हमने वोलेटिलिटी के बारे में डिस्कशन किया कि वोलेटिलिटी रिवर्ट करती है, ऊपर से नीचे आती है एक पीक बना के और नीचे होती है तो वापस ऊपर जाती है। तो यानी काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि यहाँ से वोलेटिलिटी के वापस बढ़ने के चांसेस हैं। मैंने इसी चार्ट को उल्टा कर दिया, विक्स के चार्ट को। अब आप देखो, अगर अगला आने वाला एक साल अगर मैं मान के चलूँ, इस अजम्पशन को मानूं कि वोलेटिलिटी रिवर्ट करती है, यानी आज अगर अपने हिस्टोरिकल लोज के आसपास है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहाँ से ज़्यादा ऊपर को बढ़ सकती है। बढ़ेगी नहीं पता, लेकिन बढ़ सकती है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं इसके बढ़ने के। तो कुछ शायद विक्स का चार्ट ऐसा होगा। मैंने पिछले एक साल के विक्स के चार्ट को जस्ट उल्टा कर दिया है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आप पिछले एक साल का ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट लॉस उठा के देखोगे, जब विक्स ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही थी, क्या वैसे ही ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी रहने वाली है जब विक्स ऊपर की साइड मूव करेगी? यानी अगर इस चार्ट को मैं सही मान लूँ अगले आने वाले एक साल में, तो क्या ऑप्शन सेलिंग उसी तरीके से चलेगी जैसे पिछले एक साल में चली है? क्या उतना ही रिटर्न आएगा? क्या उतना ही स्मूथ ट्रेडिंग चलेगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर विक्स अपवर्ड ट्रेंडिंग होगी तो क्या ऑप्शन सेलिंग उतनी ल्यूक्रेटिव होगी? अगर नहीं होगी तो ये क्यों कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बनाना इज मोर प्रोबेबिलिस्टिक एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग? ओके। और क्या ये सिनेरियो पहली बार होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 10-12 सालों में या हिस्टोरिकली विक्स पहली बार बढ़ेगी। पहले भी बढ़ती रही है, ग्रेजुअली भी बढ़ी है। एंड अगले साल यूनियन इलेक्शन है, विच इज़ अ बिग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट फॉर आवर कंट्री। देयर इज वेरी लेस चांसेस दैट विक्स विल गो डाउन फ्रॉम हियर एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी विक्स माइट गो अप। तो ये एक चैलेंजिंग सिनेरियो रहने वाला है ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगले एक साल में। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैंने बना के इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है कि हो सकता है अगले आने वाला एक साल विक्स शायद आपको कुछ ऐसे या इससे भी ज़्यादा स्टीप अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। तो मैं लेके काम करूँगा ना, वही तो मेरा क्वेश्चन है। अगर मैंने सर पहली बात बताया, ऑप्शन बायर भी पैसे बना सकते हैं, ऑप्शन सेलर भी पैसे बना सकते हैं। टेकिंग अ डिसीजन वेदर आई शुड ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर डिपेंड अपॉन द पैरामीटर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाजार के सेंटीमेंट को समझने की। ओके। तो आपने कहा कि लास्ट 2 साल से 2.5 साल से ऑप्शन प्रीमियम नीचे जा रहे थे क्योंकि विक्स नीचे जा रहा था, माहौल अलग था जी, और लोग अभी भी उसी तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बैठा रहे हैं बिल्कुल, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल जो 2 साल 3 साल में हुआ। बिल्कुल। पर यहाँ से विक्स बढ़ सकता है, तो स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करने होंगे। स्ट्रेटजी में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, पैरामीटर्स में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, एंड हाउ यू incorporate the risk parameters in the strategy, that is more important. Okay. Option writing may continue to make money, but the way it has been making money in past 2 years may not be the same way in the coming 1 year or 2 year. एग्जांपल दीजिए कि लोग स्ट्रेडल बेचते थे दूर दूर का। जी, नहीं, स्ट्रेडल तो क्या पास का ही हो गया, लोग स्ट्रैंगल बेचते थे दूर दूर का और बैठे रहते थे बेच के। सर देखिए, आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो, आपने दूर दूर का एक स्ट्रैंगल बेच दिया। लेट अस सपोज एक बहुत फेमस स्ट्रेटजी है 20 डेल्टा स्ट्रेटजी। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, बहुत फेमस स्ट्रेटजी, ग्लोबली बहुत ट्रेड होती है 20 डेल्टा स्ट्रेटजी। 20 डेल्टा स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा ग्रीक्स में बात कर रहा हूँ। अरे आराम से कीजिए, कहीं थोड़ा क्यों, पूरा ही करिए। 20 डेल्टा स्ट्रेटजी होती है, ऑप्शंस का सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि निफ्टी अगर चल रहा है 18,800 पे, ठीक है, तो हमारे पास हर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन होते हैं 18,000 से 18,900, 19,000, 19,100, 200, 300 ऊपर तक की कॉलें भी होती हैं, नीचे तक की पुट, बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 10 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा, तो क्या 10 पॉइंट निफ्टी मूव करने का हर ऑप्शन के प्राइस पे सेम इम्पैक्ट आएगा? यानी अगर निफ्टी 10 पॉइंट मूव किया तो क्या 19,000 की कॉल में उतना ही मूवमेंट आएगा जितना 19,500 की कॉल में आएगा? नहीं। अगर 10 पॉइंट निफ्टी मूव किया तो क्या 18,500 की पुट में उतना ही इंपैक्ट आएगा जितना 18,000 की पुट में आएगा? नहीं।
तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में अंडरलाइन के पॉइंट्स मूव करने का कितना इंपैक्ट आएगा वो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। बरोबर। ठीक है, तो ये मैंने मोटा मोटा डेल्टा का आइडिया दिया। अब मैंने आपको बताया एक बहुत फेमस स्ट्रेटजी है 20 डेल्टा स्ट्रेटजी, ऑप्शन राइटिंग में जो बहुत यूज होती है। 20 डेल्टा स्ट्रेटजी में क्या होता है, 0.2 डेल्टा का कॉल ले लिया मैं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा की वैल्यू 0.2 आ रही है, हाँ, और 0.2 डेल्टा का मैंने पुट ले लिया। करेक्ट। ठीक है, और इन दोनों को मैंने बेच दिया। दोनों आउट ऑफ द मनी है। दोनों आउट ऑफ द मनी, 0.2 है क्योंकि एट द मनी का 0.5 डेल्टा होता है, Correct. तो मैंने दोनों आउट द मनी कॉल पुट बेच दिए। क्यों बेच दिए मैंने 0.2 डेल्टा आउट द मनी? 0.2 डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है कि 80% प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस 0.2, 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑप्शन वर्थलेस होगा एक्सपायरी पे। ठीक है, तो यानी 80% प्रोबेबिलिटी पुट साइड की, 80% प्रोबेबिलिटी कॉल साइड की, ये दोनों मैंने ले ली और इन दोनों को लेके मैंने बेच दिया। करेक्ट। ठीक है, यानी ट्रेड की एंट्री के टाइम पे 80% आई एम श्योर कि ये दोनों वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे एंड आई विल ईट अप द कंप्लीट प्रीमियम। बरोबर है। बराबर है। ठीक है, अब 0.2 डेल्टा के अगेंस्ट अगर 20 की विक्स है तो हो सकता है शायद उसकी वैल्यू चल रही होती 60 रुपये 70 रुपये जोड़े की, कॉल पुट के दोनों की। आज अगर विक्स ये आपकी 11 के नीचे आ गई है, 10.8 है, तो इसकी वैल्यू 60 रुपये नहीं होगी, इसकी वैल्यू 40-45 रुपये होगी। ठीक है, यानी पहले आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा था? 60 रुपये का। 60 मिला था। स्ट्रेटजी आपकी सेम है, 0.2 डेल्टा पैरामीटर आपका सेम है, आज आपको मिल रहा है 40 रुपये, यानी रिवॉर्ड आपका कम हो गया। मेरा कैपिटल डिप्लॉयमेंट कम नहीं होता है क्या? नहीं सर थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट मिलता एक्सचेंज है। को बोलना चाहिए कि थोड़ा सा विक्स कम हो गया तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी जब कम वोलेटिलिटी कम होती है तो एक्सचेंज टाइम टू टाइम मार्जिन को रिव्यू करता रहता है, अच्छा। बट इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट कि आपकी आरओआई पे बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, प्लस जो आपको हेज बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप डेल्टा न्यूट्रल है, एक आपने +2 डेल्टा लिया, एक आपने -2 डेल्टा लिया, हाँ। तो एट द टाइम ऑफ एंट्री आप डेल्टा न्यूट्रल है, करेक्ट। तो उसका आपको मार्जिन बेनिफिट थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, बट वो आप 60 रुपए का बेचोगे तब भी मिलेगा, 40 रुपए का बेचोगे तब भी मिलेगा, तो डिफरेंशियल नहीं है मार्जिन। हाँ, मार्जिन को अलग रखते हैं अभी, उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। बट कहने का मतलब ये है कि सेम प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी पे पहले आपको 60 रुपये मिल रहे थे, अब आपको 40 रुपये मिल रहे हैं। करेक्ट, तो पहला तो आपका यहाँ पे जो ROI था वो आपका कम हो गया, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो नॉर्मली स्ट्रेटजीज के अंदर करते हैं, क्या होता है कि दोनों लेग पे हमने एक फिक्स परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, कि भाई मान लो 20% या 30% का किसी भी इंडिविजुअल लेग में मूव हुआ, इसका मतलब ये 0.2 डेल्टा जो मैंने बताया ये कांस्टेंट अमाउंट फिगर नहीं है। अगर मार्केट 18,800 से 19,000 आ जाएगा तो 19,500 का डेल्टा बढ़ जाएगा, और जो 18,500 की पुट बेची थी उसका डेल्टा कम हो जाएगा। यानी मार्केट अपसाइड मूव किया तो मेरा कॉल का डेल्टा बढ़ गया, पुट का डेल्टा कम हो गया, डेल्टा आउट हो गया, मैं डायरेक्शन बायस्ड हो गया, और ये जो डायरेक्शन होगी मार्केट के अगेंस्ट होगी। मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है, आपने ऊपर का कॉल बेच रखा है, ऊपर का कॉल बेच, करेक्ट। पुट का प्रीमियम कम हो जाएगा, कॉल का प्रीमियम ज्यादा रह जाएगा। करेक्ट है, तो मैंने ज्यादा प्रीमियम की कॉल बेच दी, कम प्रीमियम की पुट बेच दी, तो वैसे ही मैं हैश नहीं रहूंगा। ठीक है, तो एक तो ये डेल्टा आउट हो जाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं स्टॉप लॉस लगा दिया हमने। ठीक, अब 60 रुपये पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो और 40 रुपये पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, एब्सोल्यूट टर्म में स्टॉप लॉस का फर्क रहेगा। करेक्ट, आपका ROI कम हो गया एक तो, दूसरी बात आपने 60 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाओगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना, 60 रुपये का डिके फास्ट होगा एज कम्पेयर टू 40 रुपये के। 20 रुपये का रह जाएगा तो डिके और स्लो होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, करती हो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो 120 पे, हालांकि करना नहीं, रिस्की होता है 120 पे ड्राइव करना, हाईवे में तो कर ही सकते हैं, एक्सप्रेस वे पे कर सकते हैं जहाँ अलाउड होता है। 120 पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, 120 से गाड़ी आप 100 की स्पीड पे लाओ, ईजी। 100 से 80 की स्पीड पे लाओ, मोर ईजी। 20 से 0 की स्पीड पे लाओ, बंदी करनी पड़ जाएगी आपको गाड़ी। सेम ऑप्शन आपने 100 रुपये का बेचा है, वो 80 रुपये ईजिली आ जाएगा। 80 रुपये का बेचा है, 60 रुपये आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। 20 रुपये का ऑप्शन 0 होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब थीटा जो है वो थोड़ा कंपोनेंट ऑफ वेगा को भी कंसिडर करता है। ठीक है, इसका मतलब हाई विक्स एनवायरनमेंट में थीटा का मार ज़्यादा पड़ता है विज़ लो विक्स एनवायरनमेंट में। अब आपने थीटा वेगा का नाम लिया है तो मैं थोड़ा सा ऑप्शंस के प्रीमियम को बाइफरकेट करके समझाना चाहूँगा। हाँ, समझाइए ना एकदम। आउट द मनी ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है, हाँ। उसके देखिए ऑप्शन के प्रीमियम के 2 कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। बराबर है, ठीक है।
इंट्रिंसिक वैल्यू जो इन द मनी कंपोनेंट होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं आउट द मनी ऑप्शन की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू को हटा देते हैं। अब बची सिर्फ हमें ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑप्शन गोइंग इन द मनी एक्चुअली में। अब जब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें होती हैं। उस ऑप्शन को इन द मनी कौन लेके जाएगा? पहली चीज़ लेके जाएगी टाइम, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम एक्सपायरी में ज़्यादा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑप्शन इन द मनी हो सकता है, होगा नहीं होगा नहीं पता नहीं। यानी अगर मैं सिर्फ थर्सडे के ऑप्शन की बात करूं तो कोई ऑप्शन थर्सडे आउट द मनी ऑप्शन थर्सडे का इन द मनी होगा इस वीक का, और इस मंथ का ऑप्शन उठा लूंगा सेम स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। यानी अगर मैं 19,000 की कॉल इस वीक के ऑप्शन की बात करूं करंट वीक के, और 19,000 की कॉल इस मंथ के ऑप्शन की बात करूं, तो ऑब्वियसली मंथ वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन द मनी आने की, तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा। करेक्ट। तो ये तो टाइम कि टाइम हमें बताता है किस ऑप्शन के इन द मनी जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, दूसरी अब एक चीज बताइए, टाइम हर ऑप्शन के लिए सेम होता है? 19,500 का ऑप्शन भी सेम डे एक्सपायर होगा जब 19,000 कॉल का ऑप्शन एक्सपायर होगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम चेंज नहीं होता। सारी स्ट्राइक प्राइस के सारे ऑप्शंस के लिए आउट द मनी टाइम तो सेम है। क्या चीज डिफर कर गई? वोलेटिलिटी। हर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन की वोलेटिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। वोलेटिलिटी को ऑप्शंस में अगर मेरे को प्रीमियम टर्म में कन्वर्ट करना है, अपन ऑप्शन को रुपए में ट्रेड करते हैं और वोलेटिलिटी किस में होती है? परसेंटेज टर्म में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को सौदा तो रुपए में करना है और मेरे को वोलेटिलिटी चमका रही है परसेंटेज। मुझे वोलेटिलिटी को प्रीमियम यानी रुपी टर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं वेगा। करेक्ट, ठीक है। वेगा मुझे ये बताता है कि अगर जैसे डेल्टा आपको क्या बताता है कि अंडरलाइन में कितना चेंज होगा, उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। वेगा हमें ये बताता है कि आईवी में अगर 1% चेंज हो गया तो ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज होगा। बराबर है, ठीक है। यानी अगर मैं अंडरलाइन को, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपन बात कर रहे हैं 11 की विक्स है, ठीक है। 11 की विक्स पे अपन निफ्टी को 18,800 पे रखते हैं, ठीक है। निफ्टी को मैंने फिक्स कर दिया 18,800 पे। अब मैं 19,000 की जो आईवी है उसको मैंने बढ़ा दिया यहाँ से 5 रुपए। 19,000 का स्ट्राइक प्राइस का, 19,000 का कॉल ऑप्शन का जो वोलेटिलिटी है उसको मैंने 5% बढ़ा दिया, ठीक है। 5% एब्सोल्यूट, ठीक है। मतलब उसका परसेंटेज नहीं, मान लो 19,000 की आईवी चल रही होगी आपकी 11 रुपए के आसपास। अब मैं 19,000 की आईवी को 11 से 16 रुपए लेके चला गया, ठीक है। तो क्या अंडरलाइन सेम है, 18,800 पे ही रखा है, क्या 19,000 के कॉल का प्रीमियम सेम रहेगा या चेंज होगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मैंने वोलेटिलिटी बढ़ा दी, ठीक है। वोलेटिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? मार्केट के अंदर मूवमेंट के चांसेस बढ़ गए, वोलेटिलिटी बढ़ गई, यानी उसके इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, जबकि टाइम सेम का सेम है, टाइम मैंने चेंज नहीं किया। तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा, इसका एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि उसकी वोलेटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है। और वोलेटिलिटी को रीड करने के लिए इंडिविजुअल ऑप्शन के लिए उसको वेगा को आप रीड कर दें। तो यानी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो ऑप्शन की है, जो ओटीएम का प्रीमियम होता है, उसको अगर मैं सिर्फ दो पार्ट में बांट के समझना चाहूँ तो एक तो हो गया टाइम वैल्यू जिसको अपन कहते हैं थीटा, विच इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि टाइम तो फिक्स्ड ही है सबके लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो हो गया वेगा, जो वोलेटिलिटी को डिस्काउंट करता है। अभी अपन आगे यही समझेंगे कि अपन को ऑप्शन राइटिंग करते समय किस पैरामीटर को कितना फोकस देना चाहिए। एंड वेगा इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर to consider when it is the right time to sell option and when it is the right time to avoid option selling. सही है, आगे बढ़ते हैं। डन। बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया आपने एक रिक्स को। चलिए अब अपन ये समझते हैं पहले कि लो विक्स रेजीम जो अभी चल रही है, इसके अंदर अपने को ऑप्शन सेलिंग करने में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। पहला चैलेंज जो अपन ने डिस्कस कर लिया, पुअर रिस्क रिवॉर्ड, यानी पहले मैं 60 रुपये बेच रहा था या 80 रुपये का जोड़ा बेच रहा था, अभी वो जोड़ा शायद 30 रुपये 40 रुपये का बचा हुआ है। अगर मैं 20 डेल्टा कह रहा हूँ, इवन अगर एट द मनी स्ट्रेडल भी अपन बेच रहे हैं, तो फ्राइडे के दिन करंट वीक का स्ट्रेडल का प्रीमियम 200 रुपये से भी नीचे है, जो कभी 300 साढ़े 300 रुपये से फ्राइडे को स्टार्ट करता था। अच्छा, आज के तारीख में 200 रुपये के नीचे आ गया। बैंक निफ्टी का? निफ्टी का ओके। मतलब जो प्रीमियम है एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी, जो कभी पिछले साल की बात करूं मैं, 50% से ज़्यादा डिके हो चुका है। ओ बाबा रे, इतने ऑप्शंस के प्रीमियम टूट चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस लो विक्स रिजीम, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, टाइम वैल्यू जो है ऑप्शन की वो सेम ही है। ये जो प्रीमियम कम हुए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ वेगा, बराबर है, ठीक है। टाइम तो उतना ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो खराब हो गया है ऑप्शन राइटिंग में। गामा रिस्क जो है वो बढ़ गया है,
मुझे नहीं पता गामा डिस्कस करना कितना छोड़ कंफर्टेबल होगा दीजिए। नहीं, बट गामा इज एक्चुअली ऑप्शन राइटिंग में गामा एक विस्क को डिफाइन करता है। वो ये बताता है कि अंडरलाइन में मूवमेंट होने पे ऑप्शन का जो प्रीमियम है कितनी तेजी से ऊपर नीचे होगा। पहले हमने जो डेल्टा से डिस्कस किया था कितने मैग्नीट्यूड से कितने अमाउंट से प्रीमियम ऊपर नीचे होगा, ठीक है। जो वेगा है वो बताता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोलेटिलिटी, डेल्टा जो है वो बताता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन, गामा ये बताता है कि कितना तेजी से चेंज हो जाएगा, क्योंकि गामा डेल्टा को चेंज कर देता है। तो गामा इज अ पोटेंशियल रिस्क व्हेन वी आर कंसिडरिंग ऑप्शन राइटिंग। तो अगर मैं गामा का वैल्यू देखूं तो अगर कम वैल्यू है गामा का तो इसका मतलब रिस्क मेरा कम है। गामा हमेशा देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेगा एंड थीटा। ओके, ठीक है। इसके लिए एक टर्म एक पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं, थीटा गामा रेशो, वेगा गामा रेशो, TGR VGR ट्रेडिंग में एल्गो के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं कोई ऑप्शन राइट कर रहा हूँ तो उसका थीटा विद रिस्पेक्ट टू गामा मेरे को कितना पड़ रहा है और उसका वेगा विद रिस्पेक्ट टू गामा मेरे को कितना पड़ रहा है। तो थीटा गामा रेशियो, वेगा गामा रेशियो, इन दो चीज़ों पे निगाह रखते हैं। अगर ये अपवर्ड ट्रेंडिंग होते हैं तो दैट इज़ नॉट द राइट सिनेरियो टू गो फॉर सेलिंग ऑप्शन, बिकॉज वहाँ गामा रिस्क आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ा हुआ है। ये किसी को भी एडवांस सीखना हो तो अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ज़रूरी है कि आप ये सब जानें, एटलीस्ट कान में डालिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी यूज़ करें इनको, बट एक्चुअली एक बताऊँ, ये लोगों लगता है कि बस ये 2 स्ट्राइक प्राइस बेच दो और पैसा बच जाएगा। तो जो हुआ खुश हो जाइए कि हो गया, बट यहाँ से तो नहीं होगा उतना ईजीली। इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन अगेन ऑप्शन राइटिंग विल रिमेन प्रोबेबिलिटी गेम, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड है ऑब्वियसली। आप कोई स्टॉक भी अगर बहुत प्रीमियम पे बाई करते हैं तो वहाँ पे भी एक रिस्क होता है, उसका अपसाइड एक कैप्ड होता है। तो लोग उसको PE देखते हैं या उसकी फंडामेंटल वैल्यू दिखाते हैं, और उसमें डिस्ट्रेस इक्विटी बाई करने का एक कंसेप्ट होता है। जितना मैंने इक्विटी के बारे में समझा है, आप इक्विटी को फेयर वैल्यू पे या लेस देन फेयर वैल्यू पे विद गुड फंडामेंटल उनको बाई करिए, तो वहाँ से रिवॉर्ड अच्छा मिलने के चांसेस होते हैं। वही चीज़ ऑप्शंस के अंदर है कि आपका रिवॉर्ड ठीक होना चाहिए और रिस्क मैनेज रहना चाहिए। वोलेटिलिटी स्पाइक मे किल द विनिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वोलेटिलिटी स्पाइक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमने एक चार्ट डिस्कस किया था जहाँ पे हमने बात करी थी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वोलेटिलिटी अब यहाँ से अपवर्ड ट्रेंडिंग में भी अगले 1 साल में रह सकती है। तो जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे जो आपका गामा रिस्क है वो बढ़ जाएगा, यानी आपके जो ऑप्शन राइटिंग में स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। रैंडमनेस इन थीटा डिके, ये एक बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो थीटा का जो डिके है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, हाँ, थ्योरेटिकली। हाँ। प्रैक्टिकली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं हमें पता है क्या होता है कि किसी दिन 9:15 बजे मार्केट खुला और 9:45-10 बजे तक 50% डे का थीटा डिके हो गया। अच्छा, एट डेज सुबह कोई भी थीटा डिके नहीं हुआ, सिर्फ लास्ट के हाफ एन आवर, लास्ट के 15 मिनट में थीटा डिके हो रहा है। अच्छा। तो ये एक बड़ा क्रूशियल फैक्टर है कि जो थीटा डिके है उसके अंदर रैंडमनेस आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये वोलेटिलिटी के साथ थीटा डिके ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। वो मैं एक सिनेरियो बताऊंगा आपको कि 2 सेम डेज थे, वेडनेसडे का चार्ट में लूंगा आपके सामने। कि एक जगह थीटा डिके एकदम से लास्ट में हो गया, एक दिन पूरे दिन ग्रेजुअली थोड़ा करके होता रहा, ठीक है। एंड लास्ट थिंग जो अभी हमने डिस्कस किया, वेगा डिके। जैसे थीटा डिके होता है ना, वैसे ही वेगा डिके भी होता है, अच्छा, ठीक है। थीटा डिके तो टाइम के अगेंस्ट हो रहा है, वेगा डिके वोलेटिलिटी के अगेंस्ट हो रहा है। मतलब अगर वहीं खड़ा है मार्केट तो धीरे धीरे वेगा डिके हो जाएगा। वेगा डिके होगा, यानी फ्राइडे को अगर वोलेटिलिटी 1% बढ़ी तो उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शंस के प्रीमियम में जो चेंज होगा, एब्सोल्यूट चेंज, और वेडनेसडे या थर्सडे को अगर वोलेटिलिटी 1% बढ़ गई तो उसके रेस्पेक्ट में जो वेगा का एब्सोल्यूट चेंज होगा या ऑप्शन प्रीमियम में जो एब्सोल्यूट चेंज होगा। वेडनेसडे और थर्सडे में वोलेटिलिटी चेंज का करंट एक्सपायरी में उतना इम्पैक्ट नहीं आता। करेक्ट है, क्योंकि वो एक्सपायरी होने वाला है। एक्सपायरी होने वाला है, वो पोटेंशियल लूज कर चुका है काफ़ी हद तक अपना। वहीं ये फ्राइडे को अगर वोलेटिलिटी चेंज हो जाती है, 5% 4% वोलेटिलिटी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाता है ऑप्शंस के ऊपर। तो ये चीज़ क्या बताता है, वेगा डिके बता रहा होता है हमें कि अगर वोलेटिलिटी स्पाइक भी आ रही है, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वोलेटिलिटी स्पाइक आ जाएगी, वोलेटिलिटी स्पाइक आएगी तो ऑप्शन पे किस दिन ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, फ्राइडे को ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, तो वी नीड टू बी कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल लें, अगर थर्सडे को वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इंपैक्ट ही नहीं आने वाला है ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। तो वोलेटिलिटी की स्पाइक या वोलेटिलिटी का चार्ट शायद हो सकता है, या प्रैक्टिकली मैं वेडनेसडे थर्सडे आईवी के चार्ट को देखता भी नहीं हूँ, वोलेटिलिटी के चार्ट को देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका इंपैक्ट ऑप्शन में आने नहीं वाला है बहुत ज़्यादा।
और वही मैं फ्राइडे या मंडे अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब डेज टू एक्सपायरी 3 डेज 4 डेज 5 डेज रह गए हैं, तो वेगा का क्या बिहेवियर है अगेंस्ट द चेंज इन आईवी या चेंज इन वोलेटिलिटी, वो एक क्रूशियल फैक्टर होता है मेरे लिए। सही, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट कुछ फेस टू फेस में बात चली थी कि जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर दिन एक यूनिक है वो ऑप्शन, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी फ्राइडे को कर रहा हूँ कि मंडे कर रहा हूँ, ट्यूसडे, बिकॉज कैरेक्टर ऑफ द सेम ऑप्शन ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस इज डिफरेंट एवरी डे। करेक्ट। तो ये मुझे आज पता लगा है कि ये क्यों है, क्योंकि थीटा में भी रैंडमनेस है और वेगा डीके जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग तरीके से वर्क करता है। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि थीटा डीके में रैंडमनेस आता है, राइट, तो वेगा डीके में भी क्या सेम रैंडमनेस आ बिल्कुल सकता होता है, बिल्कुल होता तो है। ये किन सिनेरियो पे हाँ, देख सकते हैं? बहुत सही क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करूंगा कि इस चीज़ को पढ़ते कैसे हम। जो चीज़ रैंडम होती है उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो हो कब रही है, तभी उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर दो चीज़ें होती हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं, प्रेडिक्शन और रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रेडिक्शन बिकॉज प्रेडिक्शन मे गो रॉन्ग, बट रिएक्शन इज समथिंग विच हैज हैपेंड एंड नाउ यू आर टेकिंग द रिएक्शन। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग व्हाइल यू आर रिएक्टिंग ऑन द मार्केट मूवमेंट इज मोर एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर मेकिंग एनी प्रेडिक्शन अबाउट द मार्केट मूवमेंट। ओके, ये एक मैंने प्रैक्टिकल लाइफ से एक सिनेरियो लिया है कि जब कोई भी क्रिकेट मैच होता है, तो सभी लोग आई थिंक क्रिकेट देखते होंगे, तो ना पिच को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, उस पर एक्सपर्ट अपनी कमेंट्री देते हैं। जो दोनों टीम के कैप्टन्स होते हैं वो जाते हैं, देखते हैं कि वो बैटिंग के लिए ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पिच है या बॉलिंग के लिए ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पिच है। उसके बाद वो टॉस होती है, उसमें वो डिसीजन लेते हैं। टॉस इज़ अ रैंडम इवेंट, जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। मैच में जाने से पहले दोनों टीमें इस चीज़ के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं पिच को रीड करके, कि अगर बैटिंग के फेवर में पिच है और हम टॉस जीत गए और बैटिंग करी तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, और अगर बैटिंग के लिए पिच अच्छी है और हम टॉस लूज कर गए और हमें बॉलिंग करनी पड़ गई तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो सेम चीज़ काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर अप्लाई होती है। आप जब मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो, किसी भी स्ट्रेटजी में ट्रेड कर रहे हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। क्या एक थर्सडे है, 2 थर्सडे वीकली एक्सपायरी का कंपैरिजन करूंगा। एक थर्सडे वीकली एक्सपायरी है जब 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है, और एक थर्सडे जिस दिन कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। क्या दोनों दिन बराबर हैं? नहीं, दोनों दिन अलग अलग है। जिस दिन क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना होता है उस दिन हम 10 बजे से पहले एक स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करते हैं, और क्रेडिट पॉलिसी के बाद क्या करना है वो दूसरी स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करते हैं या उसको डिप्लॉय करते हैं। और जिस दिन कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं हो रहा होता है उस दिन हमारा एक नॉर्मल सेट ऑफ ट्रेडिंग एक्शन होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो मार्केट में जाने से पहले मार्केट का बिहेवियर क्या है, मूड क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है, वो समझना, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। You will get to know whether it is the right day to start option selling or it is the day when you should avoid option selling. तो it is exactly same like जैसे जो हम अप्रोच क्रिकेट में करते हैं कि पिच को पढ़ना, वहाँ के सेंटिमेंट्स को पढ़ना, कि वो बैटिंग सेंट्रिक है या बॉलिंग सेंट्रिक है, वो समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के। सही, गुड एनालॉजी। अब ये मार्केट पिच की स्टडी का एक तरीका है, ये मैं अप्लाई करता हूँ। इसको मैं ये सजेस्ट करूँगा एज इट इज़ अप्लाई ना करें, देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। अगर आपके लिए ये फेवरेबल होता है ट्रेडिंग में तो उसको अप्लाई करें। मैं अप्लाई करता हूँ, इसीलिए इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें प्लीज़। ये मैंने विक्स का एक चार्ट लगा रखा है, 3 मिनट का चार्ट है ये 10 मई वेडनेसडे का दिन था जिस दिन मैंने विक्स का चार्ट लगा रखा है। मैंने देखा जब मार्केट खुला तो विक्स जो है पिछले दिन के हाई से ऊपर खुली। जो एवरेज, इसके मैंने ये पिवोट लेवल लगा रखे हैं, जो CPR सेंटर पिवोट रेंज होती है, एक टेक्निकल इंडिकेटर है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी इंडिकेटर का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जंग जो है वो हवाई जहाज़ से भी जीती जा सकती है, पानी वाले जहाज़ से भी जीती जा सकती है, और ज़मीन पर रह के भी जीती जा सकती है। कोई एक तरीका जंग लड़ने का सबसे अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तोप से भी लड़ाई होती है और AK-47 से भी लड़ाई होती है, ठीक है। तो कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करो जिसपे आपको कमांड हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, वो यूज़ करो। तो ये मैंने एक स्टडी लगाई विक्स के ऊपर। जब मैंने देखा बाजार खुला, बाजार खुलकर जो विक्स है वो ऊपर की साइड मूव कर रही है और ऊपर की साइड सस्टेन कर रही है, ठीक है। पहली चीज़, अगर विक्स जो है ऊपर की साइड सस्टेन कर रही है, ये एक पहला कॉशियस सिग्नल है मेरे लिए फॉर ऑप्शन राइटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्लियरली मैं उस दिन एग्रेसिव ऑप्शन सेलिंग नहीं करूँगा। अच्छा, यस, नहीं करूँगा जब तक विक्स
डाउनवर्ड ट्रेंडिंग नहीं होगी, एग्रेसिवली ऑप्शन सेलिंग में नहीं करूँगा। ठीक है, ये मैंने एक जो क्रिकेट की पिच को रीड करने का तरीका है वो अपने लिए बना रखा है। ठीक है, इसी अब आप देखो पूरे दिन ये जो विक्स है ये जो अपना CPR है उसके ऊपर ही मेंटेन रही है, और इस दिन प्रैक्टिकली अगर कोई भी अपना 10 मई वेडनेसडे का देखा ऑप्शन सेलिंग का लेजर उठा के देखेगा, दे विल गेट टू नो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग डे फॉर ऑप्शन सेलर्स बिकॉज प्रीमियम। आप ऑप्शन सेलिंग एग्रेसिव नहीं करोगे डजंट मीन कि आप ऑप्शन बाइंग करोगे। नहीं, इट डजंट मीन मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, समझ गया। दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ऑप्शन बाइंग इज मोर inclined towards momentum. Option selling is more inclined towards smooth market move and the decay in the premium. हो सकता है कि विक्स बढ़ा है तो मोमेंटम आने वाला हो। Quite possible, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। हाँ, हो सकता है नहीं है। कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होता है, अगर यूएस में पॉलिसी अनाउंसमेंट होता है, मूवमेंट नहीं आता है, लेकिन प्रीमियम डिके भी नहीं होते हैं। ठीक है, बट ये आपको ये बता सकता है कि आज हाईली प्रोबेबल है ऑप्शन प्रीमियम का डिके होना या नहीं है। अगर हाईली प्रोबेबल नहीं है ऑप्शन प्रीमियम का डिके होना तो हम क्यों एग्रेसिव हो जाएं? वी शुड ऑल्सो बी कॉशियस। इसको हम पोजीशन साइजिंग में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट। अब यही सेम चीज़ विक्स है, CPR के ऊपर खुली है, ठीक है, अपसाइड में मेंटेन हुआ है, कहाँ किस लेवल पे जाके मैं एग्रेसिव हूँगा, ये देखिए सेम सिनेरियो है। CPR के ऊपर विक्स था, ऊपर खुला, मेंटेन रहा, अपवर्ड ट्रेंड भी दिया है इसने ऊपर का, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे विक्स डिके करना स्टार्ट हुआ, वो सेकेंड हाफ ऑफ द डे था। ठीक है, तो आई स्टार्टेड माई डे ऑन अ कंजर्वेटिव नोट। आई वॉज नॉट एग्रेसिव इन द मॉर्निंग, बट ग्रेजुअली आई गॉट टू नो कि हाँ अब ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे विक्स डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया है, आई शुड बी मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स ऑप्शन वेटिंग। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टडीज विच आई फॉलो फॉर माई सेल्फ वाइल गोइंग फॉर ऑप्शन सेलिंग। एंड मैं अपने ट्विटर पे भी एक ना वो डाल देता हूँ वेदर इट इज़ अ डे फॉर ऑप्शन राइटिंग और नॉट, ये नॉन डायरेक्शनल का डे है या ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग का डे है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आप डायरेक्शनल भी कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल भी कर सकते हैं, और दोनों चीज़ें आप प्रीमियम क्रेडिट में कर सकते हैं। ओके, मतलब आप डायरेक्शनल का क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं, और नॉन डायरेक्शनल में आपने स्ट्रैडल स्ट्रेंगल कैलेंडर कुछ भी बना दिया जहाँ पे आपको क्रेडिट मिल रहा होगा। करेक्ट। तो बट ये समझना जरूरी होता है कि आज मैं नॉन डायरेक्शनल खेलूँ या आज मैं डायरेक्शनल खेलूँ, या आज एग्रेसिव खेलूँ या आज मैं कंजर्वेटिव खेलूँ, इट विल गिव यू हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड्स। ठीक है, सो दो सिनेरियो जहाँ पे विक्स खुला तो ऊपर रहा, भी फर्स्ट हाफ में ऊपर मेंटेन रहा, एक में लास्ट तक वो ऊपर ही रहा, और एक में सेकेंड हाफ में उसमें डिके आया, तो जहाँ पे उसने मुझे ट्रिगर दे दिया वेयर आई शुड बी मोर एग्रेसिव। ठीक है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टडी। मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइक विच डे टू एंटर इन द मार्केट, लाइक आपने जैसे कहा कि डे ब्रेक के बारे में, सो उसमें क्या वो कैसे हम लोग समझेंगे वो चीज़? देखिए, आप अगर आपके पास अपनी स्टडीज़ हैं, आपके पास अपने इंडिकेटर्स हैं, आपके पास अपने डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको ये मार्केट के बारे में बता सकते हैं कि आज मार्केट का बिहेवियर क्या रहने वाला है, क्या चल रहा है, और अगर चेंज होगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ज़रूरी नहीं है जो सुबह था वही शाम तक रहेगा, सुबह किसी नोट पे शुरू हुआ शाम को किसी नोट पे ख़त्म हो जाएगा, तो ड्यूरिंग द डे भी अगर उसका बिहेवियर, उसके सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो उस तरीके की स्टडीज़ या डेटा पॉइंट्स आप अपने पास तैयार रखते हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपने पास सेट ऑफ स्ट्रेटजीज रेडी होनी चाहिए आपके बास्केट में। ऑब्जर्व द मार्केट मूव, मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट बिहेवियर, पिक अप द स्ट्रेटजी एंड डिप्लॉय इन द मार्केट irrespective of what is the day, whether it is a Friday or whether it's a Thursday। हाँ, डेज टू एक्सपायरी मैटर करते हैं ऑप्शंस में, जैसे मैंने बताया कि वेडनेसडे थर्सडे IV के मूवमेंट का इम्पैक्ट ऑप्शंस के ऊपर कम आता है, वो एक पैरामीटर है, बट मार्केट का क्या बिहेवियर है वो आप इस तरह की स्टडीज से या और डेटा पॉइंट में भी आगे और डेटा पॉइंट बताऊंगा, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट सर जो आपने एक्सप्लेन किया है विक्स का, सर दिस इज अ 3 मिनट चार्ट, तो सर इसमें सर हाउ डू आई, सर जो आप CPR की जो बात कर रहे थे सर, दैट इज एन इंडिकेटर जिसके ऊपर अगर वो रहता है देन यू आर कंजर्वेटिव। आप CPR यूज़ कर सकते हो, आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, आप विक्स के ऊपर RSI यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग विच कैन टेल यू कि विक्स जो है वो ऊपर की साइड अपवर्ड ट्रेंडिंग है, फ्लैट है या डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। ऑप्शन वेटिंग के लिए विक्स का डाउनवर्ड ट्रेंडिंग रहना इज मोर प्रोबेबिलिस्टिक एज कम्पेयर टू विक्स अगर अपवर्ड ट्रेंडिंग है जा रहा है तो। ठीक है, तो वो सिर्फ एक बाजार के सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है वाइल गोइंग फॉर ऑप्शन वेटिंग।
तो सर इसको हम लोग एक नॉर्मल जैसे कोई स्टॉक का चार्ट को जैसे देखते हैं उसमें बिल्कुल। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करके बिल्कुल कर उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते तो हैं। सर 3 minute इज एन आइडियल टाइम फ्रेम और शुड वी लुक एट अ even smaller or a little bigger time frame? I have become more habitual of 3-minute time frame because I have been using it for the past 5-6 years. It's not like 3 minutes is the best time frame. It is subject to individuals' confidence and practice. आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो आप वो यूज़ करो. इट इज़ योर कंफर्ट जोन. It is not the best. The studies which I am discussing over here, these studies might not be the best studies in the market, but they are fruitful or profitable to me, and I have become habitual of these things. That's why I am discussing. जो मेरे को चीज़ पैसा बना के दे रही है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. पहले मैं कहा था एग्जैक्ट सेम थिंग आपको पैसा बना के देगी नहीं देगी पता नहीं, बट आपको अगर यहाँ से आइडिया लग गया, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, मे भी हो सकता है आप 2 मिनट पे ज़्यादा अच्छा उसको प्रेडिक्ट कर सको, उसको स्टडी कर सको, 5 मिनट पे ज़्यादा अच्छा स्टडी कर सको. बट ये एक चीज़ है, एक पैरामीटर है, एक फैक्टर है जो मार्केट में ऑप्शन सेलिंग में हेल्प करता है. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ फोकस ओवर हियर. एब्सोल्युटली. थोड़ी देर पहले सर आपने डिस्कस किया कि देर आर मेनी ऑप्शन सेलर्स जो मॉर्निंग में ओपन मार्केट जब ओपन होता है तो इंस्टेंटली 5-10 मतलब अराउंड 9:30 9:40 के अंदर अगर आपने सेल किया तो यू गेट द बेस्ट प्रीमियम्स, क्योंकि उसके बाद वो धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि इमीडिएटली अराउंड 10 o'clock तक अगर वेट करो तो वो प्रीमियम्स ही चले जाते हैं जो मॉर्निंग में ओपनिंग मार्केट में मिलते हैं अराउंड 9:15 9:30. तो सर उस सिनेरियो में भी हम मतलब अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो फिर वो चीज़ तो मिस हो गया. 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं इसमें आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है वो चीज़ें. आपने 9:30 तक पहुँच गए. आई नो ट्रेडर्स जो 9:15 1 सेकंड पे ऑप्शन सेल कर देते हैं. एंड दे आर मैनी, नॉट 1 or 2, दे आर मैनी जो सेल कर देते हैं. देखिए हर एक का अपना एक ट्रेडिंग करने का सेटअप होता है और उसके अपने एक रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं. 9:15 पे ऑप्शन सेल कर देना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आई वोंट से. ठीक है, बट इज इट द वर्स्ट ऑप्शन? अगेन दैट्स ऑल्सो नॉट आई एम सेइंग. ठीक है, अगर अब मैं ये मेरा अपना एक इंटरप्रिटेशन है. अगर विक्स ऊपर खुलती है, ठीक है, कल की क्लोजिंग के मुकाबले 9:15 पे ऑप्शन बेचना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि विक्स की टेंडेंसी होती है, हमने डिस्कस किया था, रिवर्ट करने की. ऊपर खुली है तो नीचे आएगी. लेकिन अगर विक्स खुली नीचे है और फिर मैं 9:15 पे ऑप्शन बेचूंगा, मेरे अकॉर्डिंग वो शायद हो सकता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना हो, क्योंकि वहाँ से विक्स बढ़ सकती है वापस ऊपर. ठीक है, यहाँ मैंने 2 चार्ट दिखाए हैं जहाँ दोनों में विक्स अपसाइड में रही है. इसमें एक सिनेरियो होता है जहाँ विक्स डाउन साइड में होती है, यानी सीपीआर के नीचे खुलती है जब विक्स. उस दिन क्या होता है, मैं पूरे दिन वेट करता हूँ, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ विक्स अपवर्ड ट्रेंडिंग होती है, वहाँ से वो रिवर्स करती है. दैट इज द पॉइंट व्हेन आई स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे. बट यू आर अ बायस्ड ऑप्शन सेलर ओनली, तो आप ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी कि मुझे कब बेचना है. यस. अच्छा, ऐसा नहीं कि सुबह आते के साथ में बटन दबा दिया. आई एम नॉट अ टाइम बेस्ड ऑप्शन सेलर, नॉट एट ऑल. एंड आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज. सर हम लोगों का करियर आर्बिट्राज से स्टार्ट हुआ है. आर्बिट्राज इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द मिस प्राइसिंग इन द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. तो सेम थिंग वी अप्लाई ओवर हियर कि हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कहाँ पे आ रही है. 9:15 वाला मैं कभी कभी करता हूँ, लेकिन अगर विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर खुली हुई होती है ओपनिंग में ही, तब वहाँ पे मैं ऑप्शन राइटिंग कर देता हूँ. बट अगेन फिर उसमें पोजीशन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल आ जाता है. ऐसा नहीं है मैं 100 रुपये का फंड मैनेज कर रहा हूँ तो 100 रुपये मैंने 9:15 पे वो मार्जिन यूज़ करके बेच दिया. हो सकता है मैं 5 रुपये या 10 रुपये का प्रीमियम मार्जिन का ही बेचूंगा उस समय. वो मेरा पोजीशन मैनेजमेंट है फिर. ठीक है, कि मैं सारे की सारी मार्जिन को एक ही जगह डिप्लॉय नहीं करता हूँ. वो फिर मैंने स्ट्रेटजीज़ में, और स्ट्रेटजीज़ के अलग अलग पैरामीटर और सेटअप्स होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ताकि मेरा रिस्क पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई रहे. सही है. ठीक है, मैं जस्ट एक अपना बात बोलना चाहता हूँ. ये जो बेस्ट वाला जो है ना, इसको मैं एलेबरेट करना चाहता हूँ. तो मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि फलाना सॉल्ट लेक में यहाँ रहते हैं हम. सॉल्ट लेक के अंदर में एक दुकान है, वहाँ का समोसा बेस्ट है. तो मैंने उससे पूछा कैसे पता तेरे को बेस्ट है? बोला मैंने खाया है, बेस्ट है. बोला क्या तूने दूसरा खाया था? तूने कंपेयर किया है कि इसी का बेस्ट है? और कितना खा लिया तूने? 4 दुकान से खाया होगा, 5 दुकान से खाया होगा. कलकत्ते का हर समोसा वाले का तू अगर खाने के बाद बोलेगा ना बेस्ट है, तब मैं एग्री करूँगा. करेक्ट. तो बेस्ट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. एज यू राइटली से, जितना हमको लाइफ में एक्सपीरियंस होता है उसी से हम जज कर देते हैं कि ये तो बेस्ट ही है. करेक्ट. मार्केट में तो ट्रेडिंग में कुछ भी बेस्ट नहीं हो सकता है ना. करेक्ट. ठीक है, ऐसे बहुत सही. चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत सही. सर इस चार्ट से हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि जिस दिन विक्स गिर रहा है उस दिन हम लोग को ऑप्शन सेल करने, या कौन से टाइम में सेल करने.
तो एक एक दिन ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है सर, एक एक स्ट्राइक का अलग अलग होता है, तो आप स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करते हो कि फ्राइडे को अगर मेरे को दिख रहा है कि नहीं अभी नीचे आ रहा है विक्स, तो आप उस टाइम कितना आप OTM जाओगे या कौन सा डेल्टा का आप स्ट्राइक चूज़ करते हैं, कैसे करते हो सर, या सब डे आप सेम डेल्टा का चूज़ करते हो? इसके कई सारे तरीके होते हैं। मैं भी 2-3 अलग अलग मेथड यूज़ करता हूँ। उसमें से एक मेथड तो ये है कि अगर मुझे नॉन डायरेक्शनल आउट द मनी ऑप्शन बेचना है तो मैंने एक प्रीमियम डिसाइड कर रखा है कि मुझे जोड़ा 50 रुपये का बेचना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस। जहाँ भी मुझे दोनों ऑप्शन 25-25 रुपये के आसपास के मिल रहे होंगे मैं वो बेचूंगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने डेल्टा डिफाइन कर रखा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 20 डेल्टा बेचना है। कई बार जब मेरे को लग रहा होता वोलेटिलिटी काम डाउन होने वाली है, खासकर पर्टिकुलरली जब कोई इवेंट हो चुका होता है, जैसे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ गया, अनाउंसमेंट आने के बाद वो 20 डेल्टा की जगह मैं 30 डेल्टा के ऑप्शन भी बेच देता हूँ, क्योंकि तब मुझे पता होता है कि यहाँ से वेगा डिके होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी। तो ये इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैं 20 डेल्टा बेच रहा हूँ या 30 डेल्टा बेच रहा हूँ या 50 रुपये का जोड़ा बेच रहा हूँ या 70 रुपये का जोड़ा बेच रहा हूँ, ये इस पर भी डिपेंड करता है मैं बाजार में आज की तारीख में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं 30 डेल्टा का कॉल पुट बेच रहा हूँ तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है, उनका गामा भी ज़्यादा होगा, 20 डेल्टा वाले का गामा कम होगा। ठीक है, लेकिन 30 डेल्टा बेच रहा हूँ तो मुझे पता है, या मैंने एक स्टडी कर रखी है मार्केट की कि आज ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्केट का सेंटिमेंट ल्यूक्रेटिव है, इसलिए मैंने रिस्क ज़्यादा लिया है। अगर मेरे को न्यूट्रल सेंटिमेंट मिले होंगे मैं 20 डेल्टा बेचूंगा, मेरे को सेंटिमेंट मेरे फेवर में ही नहीं होंगे तो यहाँ तो मैं क्वांटिटी कम कर लूँगा या मैं 10 डेल्टा पे मूव कर जाऊँगा। ठीक है, या प्रीमियम के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है मैं 50 रुपये का ना बेच के 30 रुपये का जोड़ा बेचूंगा, 40 रुपये का जोड़ा बेचूंगा। ठीक है, तो ये बाजार का सेंटिमेंट बताता है। जैसे अभी विवेक जी ने बोला 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे लेकिन एक्सप्रेस वे पे, सॉल्ट लेक में नहीं चलाएंगे ना। वो एक्सप्रेस वे इज अ ल्यूक्रेटिव सिनेरियो टू ड्राइव योर कार एट द स्पीड ऑफ 120। ठीक है, सिटी के अंदर आप चला रहे हो, वो सेंटिमेंट है ही नहीं, वो सिनेरियो बना ही नहीं उतनी स्पीड में चलाने के लिए। सेम चीज़ बाजार के अंदर अप्लाई होती है। बाजार के अंदर वो सिनेरियो बनना है ऑप्शन वेटिंग के लिए, एग्रेसिव होकर आप बेचो। तो एवरीडे का पिच रीडिंग है। करेक्ट, एवरीडे सुबह पहले पिच रीडिंग कर लेंगे कि मेरे को आज मोटा मोटी क्या करना है। एवरीडे पिच रीडिंग करेंगे एंड ड्यूरिंग द मार्केट ऑल्सो पिच रीड करते हैं। हाँ, पोजीशन मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं हम। हाँ, वो तो है ही, तो ये तो ड्यूरिंग द मार्केट ही हो रहा है। करेक्ट। हम तभी सौरव गांगुली तो तभी मारता था ना जब उसका बैट पे पता है सबसे ज्यादा लगने का चांस। अच्छी बैटिंग पिच पे भी अगर सामने का बॉलर अच्छा है तो वो आपको बोल्ड कर सकता है। हाँ, तो उस समय डिफेंसिव हो जाओ। करेक्ट, उस समय डिफेंसिव होना पड़ेगा। है तो गेम क्रिकेट ही है मोटा मोटी ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं मार्केट के सेंटीमेंट को रीड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। अच्छा, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, वेगा, थीटा एंड डेल्टा। और यहाँ मैंने देखा निफ्टी का पुट, निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का पुट, बैंक निफ्टी का कॉल, फिन निफ्टी का पुट, फिन निफ्टी का कॉल। एट द मनी का नहीं। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता कि मार्केट में कौन सी स्ट्राइक प्राइस में, या निफ्टी के कॉल में या बैंक निफ्टी के कॉल में, निफ्टी के पुट में या बैंक निफ्टी के पुट में या फिन निफ्टी में, इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, कहाँ पे काम हो रहा होगा, कहाँ पे एग्रेसिवली पोजीशन बिल्डअप हो रही होंगी या पोजीशन रोल ओवर हो रही होंगी या पोजीशन वाइंड अप हो रही होंगी, क्या हो रहा होगा। तो मैंने क्या किया, एक चीज़ पक्का है बाजार के अंदर कि जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो एट द मनी से लेके आउट द मनी तक होता है। इन द मनी के अंदर लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे थीटा या ऑप्शन प्रीमियम का डिके का गेम कम होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने हर तीनों इंडाइसेस के, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तीनों इंडाइसेस के कॉल पुट अलग अलग एट द मनी से लेके आउट द मनी तक। अब एट द मनी से आउट द मनी की डेफिनेशन मैंने ये लिए, मैंने 0.5 नहीं, मैंने 0.6 डेल्टा लिया है। 0.6 डेल्टा से लेके 0.05 डेल्टा तक की सारी स्ट्राइक प्राइसेस को कंसिडर कर लिया। अच्छा, ओके, ठीक है। पुट एक सीरीज बन गई निफ्टी पुट की 0.6 डेल्टा से 0.05, इसी तरह निफ्टी कॉल की 0.6 डेल्टा से 0.05 डेल्टा। ठीक है, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो उस समय इनके वेगा, थीटा, डेल्टा की क्या वैल्यू थी, स्टैटिक वैल्यू, वो मैंने एक जगह रिकॉर्ड कर ली। ओके, ठीक, वो स्टैटिक वैल्यू है, सबकी अलग अलग होंगी, सबकी अलग अलग है, मैंने एक टेबल में रिकॉर्ड कर ली। एक्सेल, पाइथन किसी में भी इजीली किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट चल रहा है तो इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। करेक्ट,
तो जब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है तो मैंने जो लाइव वैल्यूज चल रही हैं उनका डिफरेंस निकाला जो सुबह की स्टैटिक वैल्यूज हैं, ओके, उसके साथ कुछ डिफरेंस आया वैल्यू का। हर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में कॉल और पुट के कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब जितनी भी मैंने पुट ली थी 0.6 डेल्टा से लेके 0.05 डेल्टा तक की जितनी पुट्स ली थी, उनके वेगा में जो डिफरेंस आया सुबह की स्टैटिक वैल्यू और अभी का जो लाइव प्राइस चल रहा है, इनके डिफरेंसेस का सम कर लिया वाह वाह, ठीक पूरा। है, ठीक है, कहीं पे ऊपर जा रहा हो तो बताना हमें, ठीक है, नहीं कर इनको मैंने सम कर लिया। निफ्टी के पुट के वेगा का डिफरेंस का सम कर लिया मैंने, निफ्टी के कॉल के वेगा के डिफरेंस का सम कर लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि 90% से ज्यादा बाजार का जो काम हो रहा है वो इन्हीं कॉल पुट के अंदर हो रहा है, ठीक। ये कैसे आपने जज किया? सो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो अगर ओपन इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में मिलेगा आपको। ये ओपन इंटरेस्ट है क्या? ये नहीं, ये ओपन difference? इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने ये देखा मार्केट की जो मैक्सिमम गतिविधियां होती हैं उसका हाई ओपन इंटरेस्ट वाले में होता हाई, और वो मैंने 0.6 से लेके 0.05 डेल्टा तक की अच्छा। सारी स्ट्राइक प्राइस ले ली। है। ओके, इन्हीं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गतिविधि हो रही होगी, ओके, ठीक है। हरकत जो होगी वो इन्हीं के अंदर होगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हरकत हो रही होगी, इन जितने भी ऑप्शंस हैं इनके अंदर जो हरकत हो रही होगी, उस हरकत का रिफ्लेक्शन ऑप्शन ग्रीक्स के टर्म में या तो मुझे वेगा में मिलेगा जो वोलेटिलिटी है, या मुझे थीटा में मिलेगा जो टाइम डिके है, या मुझे डेल्टा में मिलेगा जो अंडरलाइन का मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी 3 क्रूशियल पैरामीटर थे हमारे, टाइम वैल्यू थीटा, वोलेटिलिटी वेगा एंड अंडरलाइन का मूवमेंट डेल्टा। तीनों की हरकतें जो हो रही हैं वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, ठीक है। यानी ये डिफरेंस मैंने चेक कर लिया, ये कल ही का डेटा मैंने लिया हुआ है वैसे, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अगर चेंज इन वेगा पॉजिटिव है, ठीक है, चेंज इन वेगा पॉजिटिव मतलब वेगा डिके हो रहा है, ओके, ठीक है, वेगा का डिके हो रहा है। वेगा डिके होने का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं निफ्टी के सारे पुट ऑप्शंस का वेगा का जो डिफरेंस निकाला, उसका जो सम निकाला, वो वेगा डिके हो रहा है। मतलब सुबह 9:15 पे जो वेगा की वैल्यूज थी और अभी मान लो 10 बजे वेगा की वैल्यू उससे कम है, कम है, ठीक है, 9:15 पे निफ्टी के पुट के सारे वेगा की वैल्यू और 10 बजे निफ्टी के सारे पुट की वेगा वैल्यू, 10 बजे वाली वैल्यू कम है, 9:15 की वैल्यू ज्यादा थी। इसका मतलब वेगा डिके हो रहा है पुट्स के अंदर, क्लियर है? चलो यहां तक कंफर्म हो गया। पुट का वेगा डिके हो रहा है, इसका मतलब पुट्स के ऑप्शन का प्रीमियम डिके हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है, बरोबर है, कौन बेच रहा है मुझे नहीं पता, बट कोई बेच रहा है क्योंकि उसका वेगा डिके हो रहा है। अब मैंने कॉल की स्टडी करी और मैंने देखा कॉल में क्या हो रहा है, कॉल में वेगा डिके हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तो ये कॉल में और पुट में दोनों में ही वेगा डिके हो रहा है, इट इज अ डे फॉर ऑप्शन सेलिंग। नॉन डायरेक्शनल सेटअप पे आप बिंदास काम करो। ओके, अगर सिर्फ पुट में वेगा डिके हो रहा है, कॉल में वेगा डिके नहीं हो रहा है, इसका Direction मतलब डायरेक्शन है। डायरेक्शन कौन सी है? ये तो तेजी वाला है, वेरी करेक्ट, तेजी की डायरेक्शन है, क्योंकि पुट का प्रीमियम अब नॉर्मली कम हो रहा है। अगर पुट का प्रीमियम कम नहीं हो रहा, कॉल का प्रीमियम कम हो रहा है, कॉल का वेगा डिके ज्यादा हो रहा है, देन बियरिश मार्केट है, करेक्ट। तो यहां पे जो मार्केट में पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, उन पोजीशंस के बिल्डअप होने की वजह से जो प्राइस में इंपैक्ट आ रहा है, उस प्राइस के इंपैक्ट को स्टडी करने का ये एक तरीका है, ठीक है। वेगा को मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि वेगा ऑप्शन राइटिंग में मेरे लिए सबसे क्रूशियल पैरामीटर है। वेगा आईवी के चेंज को डिफाइन करता है, आईवी से ही डेल्टा पे फर्क पड़ेगा। थीटा इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, ठीक है। डे एंड पे देखूंगा तो कभी अभी बढ़ा होगा तो डे एंड तक तो कभी ना कभी कम हो जाएगा, या अभी कम हो गया होगा डे एंड तक कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। बट वेगा जो है वो आईवी के चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आईवी का ही ऑप्शन के प्रीमियम पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, अदर देन डेल्टा। डेल्टा तो डायरेक्शन है ही, खैर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने डेटा लिया था, ये डेटा मुझे बता देता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक निफ्टी देखोगे, कल का ही डेटा है और ये डेटा है 12:19 का, ठीक है। और बैंक निफ्टी का पुट का कल की एक्सपायरी, सॉरी ये थर्सडे, हाँ थर्सडे का कल का डेटा है, कल की एक्सपायरी का, जबकि मैंने कहा था एक्सपायरी वाले दिन आईवी का वेगा का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा पुट्स में बाइंग चल रही थी जिसकी वजह से पुट्स के प्रीमियम बढ़े हुए थे कि पुट का ओवरऑल डेल्टा सिर्फ 64 पैसे चेंज हुआ। डायरेक्शन का मूवमेंट उस समय सिर्फ 64 पैसे का था, ठीक है। लेकिन वेगा 6.4 का माइनस था,
और उसके अगेंस्ट ये वेगा हो गया, इसको मैं कोरिलेट करता हूँ कॉल में क्या हो रहा है, कॉल में आप देखो वेगा डिके हो रहा है, उतने ही अमाउंट से कॉल का वेगा डिके हो रहा है जितने अमाउंट से पुट का वेगा बढ़ रहा है। अब आपने मुझसे पूछा था ऑप्शन बाइंग करते हैं नहीं करते, तो यहाँ मुझे ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है इट इज़ द डे फॉर पुट ऑप्शन बाइंग। अब वो बाइंग किस पॉइंट पे करनी है वो आप वीवेब लगा सकते हो, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर लगा सकते हो, सपोर्ट असिस्टेंस लगा सकते हो, वहाँ से बाई कर सकते हो, बट वेदर इट इज़ अ डे फॉर ऑप्शन बाइंग और नॉट, एंड इफ इट इज़ अ डे फॉर ऑप्शन बाइंग विच ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ये डेटा बताता है। तो ये डेटा 9-15 के बाद से बिल्डअप हो रहा है और अभी 12-19 पे है, तो ऐसा आपने देखा कभी कि ये इंट्राडे पलट जाता है? पलटता है, होता है 90% जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट 90% ये मार्केट मूवमेंट से पहले हो जाता है, समटाइम्स ये मार्केट मूवमेंट के बाद होता है। ओके, बट ये होता है। अच्छा, ये डेटा मैं क्यों देखता हूँ, एक और स्टडी चलती है ओपन इंटरेस्ट के बारे में, जो PCR लोग बोलते हैं। द डिफरेंस वाई आई कंसिडर दिस डेटा नॉट PCR और ओपन इंटरेस्ट डेटा इज बिकॉज ओपन इंटरेस्ट इज डिलेड बाई 3 minutes बाई एक्सचेंज एंड दिस इज लाइव, दिस इज ऑन एवरी टिक। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज ऑन एवरी टिक, क्योंकि IB तो हर टिक पे मिलता है। IV हर टिक पे मिलता है। इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट का वेट करूंगा तो मेरे को 3 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, एंड द काइंड ऑफ मार्केट वी हैव दीज डेज इज 3 minutes इज टू मच, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे 3 minutes इज टू मच अमाउंट ऑफ टाइम। करेक्ट ठीक है, सो दिस इज एक मैंने आपको बताया एक सिंपल वे होता है, विक्स का आपने टेक्निकल चार्ट लगा लिया, उस पर कोई सा भी इंडिकेटर लगा लिया, उससे आपने मार्केट सेंटिमेंट्स की, मार्केट बिहेवियर की स्टडी कर ली, एंड देन यू टेक अ कॉल अबाउट व्हाट टू डू इन द मार्केट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन सेलिंग। दूसरा ये डेटा पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि एक्चुअल में बाजार में हो क्या रहा है। बराबर है। ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ द मार्केट विच ड्राइव द मार्केट। सी, अगर निफ्टी आज 100 पॉइंट बढ़ा है तो कोई फिजिक्स के टर्म में बात करें, कोई तो फोर्स है ना जिसने मार्केट को 100 पॉइंट बढ़ाया है, अपने आप से तो नहीं बढ़ा है, देयर इज सम फोर्स। और वो फोर्स क्या कर रहा है, वो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज कर रहा है, वो अपनी पोजीशंस बिल्डअप कर रहा है, और हम उन पोजीशंस को ही यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम उस फोर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो फोर्स मार्केट को ड्राइव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स। और अगर वो फोर्स वर्क करेगी तो ये डेटा पॉइंट्स उसके साथ चलेंगे ही चलेंगे। जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना ही जो पुट का वेगा का डिफरेंस है वो ज़्यादा नेगेटिव होगा एब्सोल्यूट टर्म में। जितना मार्केट ऊपर जाएगा कॉल का वेगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा एब्सोल्यूट टर्म में। मार्केट को कहीं नहीं जाना है अगर, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, पुट का भी वेगा डिके हो रहा होगा, कॉल का भी वेगा डिके हो रहा होगा। इट विल टेल यू कि भैया कुछ नहीं करना, आज आराम से जो है ऑप्शन बेच दो, बेच के बैठ जाओ। अच्छा, मुझे बात बताइए, बैंक निफ्टी पुट के अंदर में डेल्टा -0.64, इसका क्या मतलब हुआ? जो डेल्टा का चेंज है ना, हाँ, वो 0.64 हुआ है। मतलब 0.64 घटा है डेल्टा, घटा है कि बढ़ा? बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है मतलब डेल्टा। बढ़ा है। हाँ, ओके, डेल्टा बढ़ा है 0.64, मतलब पुट वो बढ़ा मैंने है। कलर कोडिंग भी उस हिसाब से कर रखी है इसके अंदर अच्छा अच्छा, कि ये लाल रंग से इसीलिए दिख रहा है कि पुट का डेल्टा बढ़ा है, मतलब मार्केट bearish मंदी। है। एनी इंडिकेटर और डेटा पॉइंट विच इज सेइंग बियरिशनेस वो रेड में है, जो बुलिश है वो ग्रीन में है, और जहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा वो येलो से हाईलाइट कर रखे हैं, जस्ट फॉर द कल गिरा था बैंक निफ्टी का? कल तो गिरा था सर, अच्छा अच्छा अच्छा, कल तो 500 पॉइंट गिरा था। 500 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी। ठीक वेरी है, इंटरेस्टिंग। तो ये आप क्या ट्विटर पे डाल देते हैं क्या? ये मैं ट्विटर पे डालता हूँ, रेगुलर अपडेट रहता जा है। फिर तो ये काम करना बंद कर देगा थोड़ा दिन में। सबको अभी ये फेस टू फेस के बाद तो और देखने लगेगा सबको। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी हो जाए, डेटा एक ऐसी ताकत है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, आप F&O ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, इफ़ योर स्ट्रेटजी, योर लॉजिक इज बैक्ड बाय डेटा, इट विल नेवर फेल। हाँ, वो डेटा पढ़ने के तरीके, डेटा पढ़ने के मेथड्स वो चेंज हो सकते हैं, बट डेटा इज समथिंग विच शुड ड्राइव एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च। बराबर है। ठीक है, और दैट विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है जी, तो हम लोग को इसको और एनालाइज करेंगे, डेटा को सामने रख के अपने करियर में। क्यों दोस्तों, करना है, ये तो सीखना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो ये वीगा, थीटा
और डेल्टा, इनके बारे में सीखना पड़ेगा। मैंने एक बहुत अच्छा एनालॉजी बनाया है। लो जी बेसिकली क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, ये मोटा मोटी वही है। डेल्टा हो गया ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर है, बिल्कुल डेल्टा ही क्रिएट करता है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्रिएटिंग हो गया। करेक्ट। और वेगा हो गया विष्णु भगवान क्योंकि वही ड्राइव करते हैं कहाँ जाएगा कैसे जाएगा। और थीटा हो गया महेश महेश क्या करते हैं, विनाश करते विनाश करते थीटा विनाश करते हैं। देखिए बैठे बैठे एक जो समझने वाले समझ गए। बहुत सही कोरिलेशन सर है ना? आपका बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन। हाँ सर मेरा क्वेश्चन विक्स के चार्ट पे था जो हमने जस्ट रिसेंटली देखा भी। तो हमने 2 टाइम फ्रेम्स पे विक्स को देखा सर, एक इंट्राडे पे 3 मिनट्स पे देखा एंड देन एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा। तो इवन दो हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया में विक्स को, इज़ इट करेक्ट टू से कि इंट्राडे में विक्स जो है मीन रिवर्टिंग होता है एंड बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड फॉलोइंग बेसिकली वर्क करता है? एज अ ट्रेडर जो बड़े टाइम फ्रेम में हम विक्स को देखते हैं ना, वो मैक्रो लेवल पे बाजार के सिनेरियो को समझने के लिए होता है। और जो हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं वो मेरा आज का डिसीजन है कि आज अभी इस समय बाजार में मुझे क्या करना है, वो मुझे इंट्राडे चार्ट बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल एज अ ट्रेडर मैं अगले 1 साल तक ऑप्शन वाइटिंग में सुपर कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करूंगा, वो मुझे बड़ा टाइम फ्रेम वाला विक्स का चार्ट बता रहा है, ठीक है। लेकिन वो पूरा हर दिन 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 252 ट्रेडिंग डेज तो मैं कंजर्वेटिव नहीं रहूँगा, ठीक। किस दिन मैं एग्रेसिव हूँगा वो मुझे इंट्राडे चार्ट बता रहा है। जिस दिन इंट्राडे चार्ट अपवर्ड ट्रेंडिंग रहेगा उस दिन मैं सुपर कंजर्वेटिव हूँगा। इवन अगर मेरे को लगता है कि अगले 1 साल में वोलेटिलिटी ऊपर आएगी लेकिन किसी दिन इंट्राडे चार्ट मेरे को डाउनवर्ड ट्रेंडिंग दिखा रहा है तो वहाँ पे मैं एग्रेसिवली ऑप्शन वेटिंग करूँगा। तो इंट्राडे चार्ट इज ऑल अबाउट टुडे। वो एक ओवरऑल मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाजार का व्यू बनाने के लिए यूज़ किया था। ओके सर ये दिस चार्ट सर जैसे निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो सर इसमें पुट्स में जैसे वेगा इज -6.41, तो सर उससे हम अज्यूम कर रहे थे कि बेयरिश ट्रेंड हो सकता है इंडेक्स का। एंड यू सेड कि पुट्स बाय करो, बाय करने का इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है। पुट बाई कर रहा है कोई, क्योंकि वेगा माइनस है ना। एक्चुअली वेगा माइनस मतलब वेगा बढ़ा है अभी। पुट वेगा माइनस मतलब पुट का वेगा बढ़ा हुआ है। पुट का वेगा कब बढ़ेगा? जब एक्सेप्शनली कोई पुट की बाइंग कर रहा होगा क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहा है। इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई। तो यानी डिमांड पुट की बढ़ रही है क्योंकि पुट में बाइंग हो रही है, ठीक है। अब जब डिमांड पुट की ओवरऑल बढ़ रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट मूवमेंट पुट का प्रीमियम ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बाय पुट्स। यस सर। एज ऑन द कॉन्ट्री कॉल का जो है उसमें 6.41 पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग, करेक्ट, राइट। तो सर एज अ ट्रेडर इफ आई वांट टू मेक अ जजमेंट, तो सर यहाँ पर शुड आई बाय पुट्स और शुड आई सेल कॉल? मतलब ट्रेड मुझे बेयरिश ही करना है बिकॉज आई गॉट इट बेयरिश इंडिकेशन, बट व्हाट शुड आई डू? शुड आई बाय पुट्स और शुड आई सेल कॉल? देखो इसका डिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है। बाजार में ना 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक वो सेट ऑफ ट्रेडर्स है जिनका धर्म है ऑप्शन बेचना, वो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप है, आप तो बेचते हैं। मैं दोनों करता हूँ। अच्छा ओके ओके, मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। ओके चलिए हाँ, ठीक है। ठीक है। अब जिनका धर्म ही है ऑप्शन को बेचना, जिनकी गीता में ऑप्शन को बाई करना लिखा ही नहीं है, तो वो तो कॉल ही बेचेंगे। एक वो सेट ऑफ ट्रेडर्स हैं जो कभी ऑप्शन बेचते ही नहीं है, जो सिर्फ बाई करते हैं, जिनका धर्म है ऑप्शन बाई करना। तो उनके लिए ये इंडिकेटर बता रहा है कि आज कॉल मत बाई करो, पुट को बाई करो, ठीक है। और तीसरे एक हमारे जैसे हैं जो कहते हैं कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो कर लो। तो हम लोग बाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं। अच्छा दोनों ही कर लेते हैं। मैंने थर्सडे को दोनों किया था। बेसिकली मैंने कॉल का क्रेडिट स्प्रेड भी बनाया था और पुट में बाइंग करके एक स्ट्रेटजी होती है स्कैल्पिंग की ऑप्शंस के अंदर, तो वो स्कैल्पिंग की बाइंग स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी होती है, वो मैंने चला रखी थी। वैसे अगर मुझे ईदर करना है एंड आई एम एन अपॉर्चुनिस्ट से, तो व्हाट शुड आई डू? मतलब शुड आई गो फॉर पुट बाय और दैट डिपेंड्स ऑन माय रिस्क? नहीं, आपके पास मार्जिन कितना है? मार्जिन ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन चाहिए। अगर आपके पास मार्जिन है तो ऑप्शन बेच दो। ऑप्शन के पास आपका मार्जिन नहीं है, अगर कम फंड है आपके पास, तो ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करो, ठीक है। आगे चले सर। अच्छा, जो ये स्टडी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी ना, वेगा थीटा गामा की, डेल्टा की, सॉरी, उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है। मैं ये वाली स्टडी पहले ट्विटर पे डाला करता था, तो
यहाँ पे क्या हुआ ना कि कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे बियरिश दिखा रहा है, ठीक है, तो लोग कॉल और पुट में कंफ्यूज कर जाते थे। जैसे पुट बियरिश दिखाया है तो कई लोगों ने क्या किया, पुट बियरिश देख के पुट को बेच दिया कि ये पुट तो बियरिश दिखा रहा था, मैंने पुट बेच दी और लॉस हो गया। और फिर लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि आपने गलत इंडिकेटर पोस्ट कर रखा है ट्विटर के ऊपर। आई रियलाइज्ड कि ऑन अ ट्विटर आई हैव अ लिमिटेशन टू कन्वे माय मैसेज टू द पब्लिक एंड इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स अपॉन पब्लिक्स माइंडसेट। हर बंदा अपने हिसाब से डेटा को रीड करेगा, ठीक है। इतना सारा ट्विटर पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा संभव नहीं था, तो मैंने इस डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और अब मैंने यहाँ पे सारा का सारा डेटा कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेट करके ये जो फिगर्स आ रही थी वेगा, थीटा और डेल्टा की, इनको मैंने स्ट्रेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके। और यहाँ मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी लिख दिया, सिंपल। अब जो मैं पोस्ट करता हूँ वो इस फॉर्म में डेटा पोस्ट करता हूँ ट्विटर के ऊपर। ये मुझे बता रहा है निफ्टी भी बियरिश था, बैंक निफ्टी भी बियरिश था, फिन निफ्टी साइडवेज था। फिन निफ्टी साइडवेज होने का रीज़न था क्योंकि फिन निफ्टी में उतना डेटा बनता नहीं है थर्सडेज को, ठीक है। मेजर फोकस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आता है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी का डेटा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें अच्छे खासे इंडिकेशन हर ट्यूसडे को बनते भी हैं। तो ये एक तरीका है, जिस दिन बाजार साइडवेज होता है या नॉन डायरेक्शनल होता है या ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ ये तीनों साइडवेज दिखा रहे होते हैं मुझे। तो जब ये तीनों इंडिकेटर मुझे साइडवेज दिखा रहे होते हैं तो मेरे लिए एग्रेसिवली ऑप्शन सेलिंग का डे है, ठीक है। ये अगर नहीं दिखा रहे हैं तो देन आई विल ईदर प्ले विद माई डेल्टा और आई विल बी कंजर्वेटिवली ऑन ऑप्शन वेटिंग। इट डिपेंड्स अपॉन, फिर मेरे पास ऑप्शन की स्ट्रेटजीज की बास्केट है, कब क्या चूज़ करना है वो उसके अकॉर्डिंग में डिसाइड करता हूँ, ठीक है। ओके, डन। ये कुछ स्ट्रेटजीज की बास्केट है जो मैंने शो में डिस्कस भी किया था कि अपने पास क्या है ना, मार्केट के हिसाब से हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि मुझे स्ट्रेडल स्ट्रेंगल ही करना है तो मैं वही करूँगा और बाजार उसके हिसाब से मेरे को फेवर करे। ज़रूरी नहीं है स्ट्रेडल स्ट्रेंगल आप 252 दिन ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जिस दिन स्ट्रेडल स्ट्रेंगल ट्रेड नहीं कर सकते उस दिन क्या करना है, उसकी तैयारी भी होनी चाहिए ना आपके पास। तो उसके लिए बास्केट ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, इसमें क्रेडिट स्प्रेड्स हैं, इसमें रेशियोज़ हैं, बटरफ्लाइज हैं, बैक स्प्रेड्स हैं, कैलेंडर्स हैं, ठीक है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, कॉन्डोर, आयरन फ्लाइज हैं। तो ये अब कौन सी स्ट्रेटजी कौन से सिनेरियो में फेवरेबल रहती है। तो मैंने अपने सेटअप में क्या किया हुआ है, मैंने कुछ प्रोग्रामिंग में मैंने कुछ फंक्शन बना रखे हैं कि ये बुलिश मार्केट की स्ट्रेटजीज हैं, बियरिश मार्केट की स्ट्रेटजीज हैं, साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजीज हैं। मैं डेटा स्टडी करता हूँ, उन बास्केट को मैं उनका एक्सपोजर उस पर्टिकुलर डे के लिए असाइन कर देता हूँ कि नॉन डायरेक्ट, किसी दिन नॉन डायरेक्शनल वाला डे है तो मैंने उसको 70-80% एक्सपोजर दे दिया, बाकी दोनों को 10-10% का एक्सपोजर दिया, ठीक है। किसी दिन ट्रेंडिंग वाला डे है, बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश वाली बास्केट को मैंने 60-70% का एक्सपोजर दे दिया। बियरिश मार्केट है तो उसका उस वाली बास्केट को मैंने एक्सपोजर दे दिया, ठीक है। एंड ये एक्सपोजर ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह दे दिया तो 3:15 बजे तक 3:30 बजे तक फिक्स रहेगा। ये एज द मार्केट मूव्स, अगर मेरे डेटा पॉइंट के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो मैं अपना ये एलोकेशन डायनेमिकली चेंज कर देता हूँ। वो तो आपने एल्गो बना रखा है। यस, हाँ, तो आपके लिए इजी है। जो मैनुअल कर रहा है वो कैसे करेगा इतना डायनेमिक? कर सकता है, इतने सेकंड्स में डेटा चेंज नहीं होता। ओके। और डेटा चेंज होने का इम्पैक्ट आने में मिनट्स लगते हैं। अभी तक के बाजार में जो हमारा बाजार जिस पेस से चलता है तो अपने पास सिग्निफिकेंट टाइम होता है अपने एक्सपोजर को चेंज करने का, तो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेरा बाजार में पूरा फोकस सिर्फ बाजार के सेंटीमेंट को, बाजार के बिहेवियर को रीड करने के ऊपर होता है और शायद 5 या 10% फोकस ही स्ट्रेटजी सिलेक्शन के ऊपर होता है। सही। So that gives me an edge to be more, analytical in the market while trading. सर आपने जो स्ट्रेटजीज के बास्केट दिखाए कि कब किस सिनेरियो में हमको वो स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए, तो शुरुआत में आपने बोला था कि जब विक्स लो है, IVs आर वेरी लो, तो प्रीमियम बहुत कम मिलते हैं, राइट। बट आपके स्ट्रेटजीज के बास्केट में वहाँ पे ऐसा था जब लो IVs है तो हम लोग क्रेडिट स्प्रेड्स बना रहे हैं, तो उसमें कैसे, मतलब फिर तो प्रीमियम में को कम मिल रहा है ना। वही क्वेश्चन जो मैंने पूछा था ना कि लो वॉल के अंदर में ऑप्शन सेलर। मैं 2 चीज़ें बताई थी, एक मैक्रो सिनेरियो है, ठीक है। मैक्रो सिनेरियो मुझे ये बता रहा है कि अगले 1 साल तक IV प्रोबेबली शायद अपसाइड रहनी चाहिए। दूसरा एक इंट्राडे वाला सिनेरियो है, अगर अगले 1 साल तक IV अप रहने की प्रोबेबिलिटी है तो इट डज नॉट मीन कि 252 दिन IV जो ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी। कोई भी फाइनेंशियल एसेट स्ट्रेट लाइन में कभी ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा जिगजैग फॉर्म में जाता है। स्टॉक भी अगर कोई ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएगा, फिर विट्रेस करेगा, करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन आएगा, करेक्ट। तो अपने को ट्रेडिंग तो इंट्राडे करनी है ना, तो वो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। करेक्ट। तो मेरे पास अब कुछ ट्रेडर्स हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग होती है,
पहले पोजिशनल ट्रेडिंग ज़्यादा होती थी, तो अगर अपने को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो अपन इंट्राडे वाले सेटअप पे डेटा पॉइंट पे फोकस करेंगे। जब अपन पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जो मैं पोजीशंस बनाता हूँ वहाँ पे वेगा पॉजिटिव पोजीशंस लेके जाता हूँ कैलेंडर स्प्रेड में, कि अगर ओवरनाइट अगर आईवी बढ़ के खुल गई अगले दिन तो मेरे को उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो मैं वेगा पॉजिटिव लेके जाता हूँ। तो आप ये मत सोचो कि अगर हमने जो एक 10 साल वाला चार्ट देखा था या 2 साल वाला जो विक्स का चार्ट देखा है और वो ये सजेस्ट कर रहा है कि आईवी ऊपर जाएगी, ये मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल में ऐसा नहीं रहा कि आईवी गिरती रही है, बढ़ी भी है गिरी भी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पिछले 2 साल का डेटा देखें, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग 2.0 की बात कर रहे हैं, तो पिछले 2 साल में जो विक्स का डिके है वो बहुत स्मूथ रहा है। 84 की विक्स से लेके जो अब 11 के नीचे विक्स आ गई है, तो इट हैज़ बीन अ वेरी ल्यूक्रेटिव सिनेरियो फॉर ऑल द ऑप्शन राइटर्स इन पास्ट 2 ईयर्स। लेकिन अपने को जो हो गया वो हो गया, अब पास्ट में तो मैं जा नहीं सकता प्रॉफिट बनाने के लिए, मुझे तो फ्यूचर की बात करनी है ना। फ्यूचर में क्या आउटलुक रह सकता है विक्स का, वो मुझे वहाँ उस चार्ट से पता चल रहा है, ठीक है। वो एक आउटलुक है मेरा विक्स को मेंटेन करने के लिए। अब मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, आने वाला समय विक्स अपवर्ड ट्रेंडिंग रह सकता है, और विक्स का अपवर्ड ट्रेंडिंग रहना ऑप्शन राइटर के लिए चैलेंजिंग है। तो मुझे इंट्राडे पे वो ट्रिगर्स चाहिए जो मुझे बता सकें कि कब किस समय कितना ऑप्शन को बेचना मेरे लिए प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हो सकता है, ठीक है। सही है सर। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब हम पहली बार वो पिच रीडिंग ले रहे हैं 9:15 को, और उसके बाद जब हम सेकेंड टाइम रीडिंग ले रहे हैं दोनों डेटा को कंपेयर करने के लिए, उन दोनों के बीच में मिनिमम कितना गैप आना चाहिए ताकि हमको एक वैलिड एक डेटा मिले? 9:15 की जो वैल्यूज़ हैं वो वन टाइम स्टैटिक वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद बाजार जो चल रहा होता है तो बाजार के साथ वो वैल्यूज़ लाइव अपडेट हो रही होती हैं। जैसे LTP लाइव अपडेट हो रहा होता है, ऐसे ये सारी वैल्यूज़ लाइव अपडेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो जो भी चेंज आ रहा है वो लाइव अपडेट चलता रहता है, ठीक है। वो मैंने एक समझाने के लिए कंसेप्ट यूज़ किया है क्योंकि मेरा बनाया हुआ है, तो मैंने उसको अपनी एल्गो में इंटीग्रेट कर रखा है। तो अकॉर्डिंगली वो सारा का सारा मेरा प्रोसेस जो है ना वो ऑटोमेटेड और डायनेमिक है, ठीक है। लेकिन वो डेटा चेंज होता रहता है, और उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो ये बताती हैं कि हाँ, इतनी मिनिमम इतनी वैल्यूज़ पे मुझे ये इंटरप्रिटेशन निकालना है। जैसे वेगा में जब तक 5 रुपये का चेंज नहीं आएगा, मिनिमम 5 रुपये का चेंज, तब तक वो जो रीडिंग है, वो जो वैल्यू है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे फिन निफ्टी में मेरा साइडवेज आ रहा है थर्सडे वाले दिन, क्योंकि फिन निफ्टी में वेगा की वैल्यू ही नहीं बनी, करेक्ट। तो वेगा की अब मैंने एक डेटा पॉइंट बनाया कि चेंज इन वेगा या चेंज इन थीटा या चेंज इन डेल्टा, बट कितना चेंज इन वेगा, कितना चेंज इन थीटा, कितना चेंज इन डेल्टा, वो एब्सोल्यूट अमाउंट जो है उसकी एक स्टडी है कि 5 रुपये से कम की वैल्यू होगी तो इनसिग्निफिकेंट है, 5 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू होगी तो सिग्निफिकेंट वैल्यू है। हमको एक वैल्यू हमको एक सेट कर लेना चाहिए, उस हिसाब से हमको। हाँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग या रीडिंग के ऊपर है डेटा पॉइंट की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे। अब RSI 80 के ऊपर ओवर वैल्यूड है, तो किसी ने तो रीड किया होगा ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब RSI 80 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे एसेट क्लास रिवर्ट करता है, तो उसको RSI को 80 की एक ओवर वैल्यू दे दी या 20 की अंडर वैल्यू दे दी है, ठीक है। इसी तरह वही पूछ रहे हैं कि इसका बता दीजिए कि 80 क्या है। 5 बेसिकली खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो थोड़ा खुद करते करते ही समझ में आएगा कि ये रेंज इसका सही है। RSI भी मैंने देखा है 80 के ऊपर जब जब शेयर बेचा है कोई, तब तक वो बिक गया बंदा। RSI जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा RSI टेक्निकल्स मतलब उतना एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, बट RSI 80 के ऊपर ओवर वैल्यूड है, लेकिन 80 के ऊपर कितने टाइम स्टे करेगा वो कोई नहीं जानता। तो स्टॉक बढ़ता रहेगा, RSI की वैल्यू 80 से 90 के बीच में ही रहेगी, और स्टॉक बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो कहीं मैंने पढ़ा भी था, ये था कि RSI 80 के ऊपर ओवर वैल्यूड है फॉर फ्रेश बाइंग, लेकिन स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहिए। स्क्वायर ऑफ करने के लिए जब वो डिक्लाइन नीचे आना शुरू करे, दैट इज द राइट टाइम टू एग्जिट। मतलब आई माइट बी रॉन्ग इन टेक्निकल, बट ये मेरी अपनी छोटी सी टेक्निकल की अंडरस्टैंडिंग है। So basically every data point needs a fair bit of observation. Correct. Before you can conclude कि ये सही रेंज है, इसमें काम करेगा। करेक्ट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, आप हर दिन जब भी ट्रेड करने जाते हो, हमारी हर ट्रेडर की कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं ट्रेड करने की। कोई स्ट्रेडल बहुत अच्छा ट्रेड करता है, कोई स्प्रेड्स बहुत अच्छा ट्रेड करता है, कोई बटरफ्लाई बहुत अच्छा ट्रेड करता है, कोई कॉन्डोज है, कोई RN फ्लाई है। आप जो भी ट्रेड करते हो, आप उस ट्रेड करने के लिए कौन से फेवरेबल मार्केट सिनेरियोज हैं, ये मैं अपने लिए करता हूँ। मैंने अपनी डेस्क के सामने एक पॉइंटर्स बना रखे हैं कि ऑप्शन राइटिंग के लिए मेरे को ये मार्केट सेंटीमेंट के पैरामीटर्स चाहिए, बाइंग के लिए ये ऑप्शन बाइंग के पैरामीटर्स चाहिए। तो बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर डे इन द स्टॉक मार्केट, चेक व्हाट इज द मार्केट सेंटिमेंट्स एंड
what market sentiment is saying about your strategy. ठीक है, is it favorable, it is unfavorable, so that you can increase your winning probability of the trades. ठीक है. Second thing जो ये repeat करूँगा, data is the key for winning strategies. आप कुछ भी ट्रेड करते हो, आप नॉट ओनली अबाउट ऑप्शंस, आप स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी ट्रेड करते हो, डेटा इज़ द की. जितना ज़्यादा डेटा के ऊपर आप काम करोगे, डेटा पॉइंट्स को रीड करना शुरू करोगे, स्टडी करोगे, आपका कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में अलॉन्ग विद कॉन्फिडेंस आपकी प्रोबेबिलिटी अपने आप विनिंग की बढ़ती चली जाएगी. आप अपने जो स्ट्रेटजीज हैं, जो भी आप ट्रेड करते हो, उसमें हर फ्लेवर को इंक्लूड करने की कोशिश करो. ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि ऑप्शन सेलिंग, मैंने कहा ना 12 महीने सावन नहीं होता, तो 12 महीने 252 दिन ऑप्शन सेलिंग में पैसे नहीं आएंगे. वो पैरामीटर्स, वो पॉइंटर्स अगर आपको पता है किस दिन ऑप्शन सेलिंग में पैसे आएंगे, किस दिन ऑप्शन सेलिंग में नहीं आएंगे. ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों करें, लेकिन अगर कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तो उसको ये पता हो कि इस दिन ऑप्शन सेलिंग करना मेरे लिए फेवरेबल है, इस दिन मुझे अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन सेलिंग करना. उतना ही कर लोगे तो आपकी ROI कम से कम डबल हो जाएगी. क्योंकि अगर आपने बाजार में लॉस करना बचा लिया, प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आ ही जाएगा. ट्रेड हम प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, बट उसमें लॉस कर, वी एंड अप इन मेकिंग लॉसेस बिकॉज वी डू नॉट अवॉइड लॉसेस, वी डू नॉट फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट. चौथा पॉइंट, आपको चक्रव्यूह में घुसने से पहले उसका निकलने का रास्ता बिल्कुल पता होना चाहिए. बहुत ज़रूरी है ये. आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो उस ट्रेड से एग्जिट आपको कैसे करना है. एग्जिट आपको प्रॉफिट में भी करना पड़ सकता है, आपको लॉस में भी करना पड़ सकता है, आपको ब्रेक इवन में भी करना पड़ सकता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी स्ट्रेटजी से बहुत बार ब्रेक इवन में एग्जिट कर जाता हूँ. एंड पीपल आस्क मी कि कुछ हुआ नहीं बाजार में, तुमने एग्जिट कर दिया. अगर बाजार ज़रूरी नहीं है, मैं आज एक प्रॉफिट, एक स्ट्रेटजी मैंने डाली, उसमें मैं प्रॉफिट में था, धीरे धीरे प्रॉफिट कम होना शुरू हुआ, तो ज़रूरी है क्या मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का वेट करूँ? ज़रूरी नहीं है ना. तो अगर मुझे लग रहा है कि बाजार मेरे सेटअप के अगेंस्ट जा रहा है, बाजार के सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो I don't mind exit out of my positions because there is always next better opportunity in the market. Opportunities never end in the market. इससे निकलूंगा, इससे अच्छी दूसरी कोई मिल जाएगी. और इसमें फंसा रह गया, अगर किसी में ट्रेड में फंसा रह गया, हो सकता है बाजार उसी समय उससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा हो, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन में फंसा हुआ हूँ, तो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा हूँ. एग्जैक्टली. ठीक है. एंड लास्ट थिंग, learning is the key to survive in this market. So I am a student of this stock market since last 14 years. I always prefer to remain a student of this stock market, and that's the only key of me surviving in this stock market. सर मेरा एक क्वेश्चन था. अभी का जैसे मार्केट सिनेरियो है, तो आजकल ट्रेंडिंग डेज कम हो गए हैं. ज़्यादा दिन हम लोग देखते हैं कि मार्केट वी शेप्ड होते हैं, W शेप्ड होते हैं, जहाँ मार्केट नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है. तो जो ट्रेंड फॉलो करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है, जो नॉन डायरेक्शनल रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है. तो ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स है ताकि हम लोग इन दिनों से बच सके. यही तो दिखाया डेटा पॉइंट. आप ये डेटा पॉइंट एनालाइज करेंगे तो काफ़ी आप नहीं एक छोटा सा सजेशन दूंगा मैं. आप फॉलो करके देखना. आप जो मेरा ट्विटर हैंडलर है, आप उसको एक हफ्ता फॉलो करके देखो. यू विल गेट टू नो. जब भी मार्केट चेंज होने वाला होता है या होता है, उससे पहले मैं अपडेट डाल देता हूँ कि द डेटा इज़ चेंजिंग एंड वाई द डेटा इज़ चेंजिंग. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग मेरा उसके अंदर एक इंटरप्रिटेशन भी होता है. यू विल सी एंड दिस माइट हेल्प यू इन स्टडिंग द मार्केट. ठीक है. एक्चुअली मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, आपने OI के पहले डिकोड कर दिया मार्केट को. तो उससे अल्टीमेटली वी आर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर एस्टिमेटिंग व्हाट विल हैपन इन द मार्केट. करेक्ट. सी मार्केट हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी को कम कर रहा है, तो मैंने इसकी हेल्प से अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करी है, सेट ऑफ किया है मैंने उसको. बट स्टिल यू विल इनकर लॉसेस. अगर yes, चला गया मार्केट डेफिनेटली देयर इज नो होली ग्रेल इन द मार्केट. तो अभी क्या लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. ट्रेड कम हो गए. ट्रेड कम हो गए. सो दैट मीन्स इस तरह का मार्केट सिनेरियो में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरह का मार्केट सिनेरियो में इवेंचुअली ट्रेड कम हो जाएगा, बिकॉज आपका सेटअप अपने आप ही आपको कम करवा देगा ट्रेड. करेक्ट. इंटरेस्टिंग. सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा जेनरिक है. जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जिसके पास कैपिटल कम है वो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाएगा, उसको ऑप्शन बाइंग करना पड़ेगा. तो आपके हिसाब से जो ऑप्शन बाइंग अगर कोई करना चाहता है, तो मिनिमम कितना मार्जिन या कितना कैपिटल उसके पास होना चाहिए? गुड क्वेश्चन. सर पहली बात तो आपका जो ब्रेड एंड बटर है वो सफ़र नहीं करना चाहिए.
डिप्लॉय ओनली द सरप्लस कैपिटल दैट यू हैव, ठीक है। सेकेंडली, वो जो सरप्लस कैपिटल है दैट इज़ ऑल्सो योर हार्ड अर्न मनी, ठीक है। मनी हैज़ गॉट इट्स ओन वैल्यू, तो उसके आपको एक मनी मैनेजमेंट के रूल्स होने चाहिए कि आप कितने पैसे का रिस्क ले सकते हो, करेक्ट। आपने 100 रुपये बाज़ार के अंदर लगाए, मैं अगर हूँ, मैं अपने कैपिटल पे 20% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लूँगा ऑप्शन बाइंग में, करेक्ट। तो अगर मैंने 100 रुपये बाज़ार में लगाए हैं तो मेरे को ट्रेड करने से पहले मुझे ये पता है कि एक तो मनी मैनेजमेंट का रूल है कि 80 रुपये जैसे ही रह जाएंगे वो मेरा स्टॉप लॉस है, दैट इज़ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो क्या इस ट्रेड में मुझे पूरे के पूरे 100 रुपये डिप्लॉय करने हैं? इतनी प्रोबेबिलिटी है इस ट्रेड के अंदर कि मैं पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दूँ? क्या हर ट्रेड में विनिंग प्रोबेबिलिटी सेम होती है? नहीं होती है। तो हर ट्रेड में पूरा कैपिटल क्यों डिप्लॉय करा जाए, करेक्ट। तो वी नीड टू हैव मेथड्स टू डिफाइन और कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ अ ट्रेड। उसके अकॉर्डिंगली मुझे 100 में से 40 रुपये लगानी है, 60 रुपये लगानी है, 80 रुपये लगानी है, 100 के 100 रुपये लगानी है, वो डिपेंड करता है। 2, उसके बाद जो भी मैं सेटअप रन कर रहा हूँ, जिसके मैंने प्री डिफाइंड रूल्स बना रखे हैं, उस रूल्स की ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर उस सेट ऑफ रूल से मैंने पिछले 10 ट्रेड किए हैं तो 10 में से कितने ट्रेड मेरे को प्रॉफिट में देखे गए हैं? दैट इज अ वैलिडेशन ऑन द सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच आई एम डूइंग ऑप्शन बाइंग, ठीक है। तो पहली चीज हो गई ओवरऑल मेरे सेट ऑफ रूल्स की प्रोबेबिलिटी। दूसरा, ट्रेड करने से पहले मनी मैनेजमेंट के रूल। तीसरा, इस पर्टिकुलर ट्रेड को ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंग उस पर फंड डिप्लॉयमेंट कि मुझे कितना पैसा लगाना है। हर ट्रेड पे 100 रुपये लगाने ज़रूरी नहीं है, करेक्ट। अगर आप 20-20 रुपये के ट्रेड करोगे और 3 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अगले ट्रेड में 100 रुपये लगाने का बनेगा, करेक्ट। लेकिन कॉन्फिडेंस में और इमोशंस में कभी कभी ट्रेडिंग में ना बहुत कम फर्क रह जाता है। 3 ट्रेड सक्सेसफुल होने के बाद ना यूजुअली ट्रेडर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है कि अब मेरे से ज़्यादा सही तो बाजार में कोई हो ही नहीं सकता, तो मैं तो पैसे बना ही लूँगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है, आपको जो आपका सेटअप, आपने जो डेटा पॉइंट बना रखे हैं, जो भी रूल्स बना रखे हैं, आपको उस पर स्टिक रहना है, करेक्ट। एंड लास्ट थिंग जो मनी मैनेजमेंट मैंने बताया, कितनी भी प्रोबेबिलिटी आपकी ट्रेड की अच्छी हो, यू नीड टू डिफाइन कि इससे ज़्यादा रिस्क मुझे ट्रेड के अंदर नहीं लेना है, जैसी वो हो एग्जिट आउट। एक छोटी सी चीज़ लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, हम लोग यहाँ सारे नॉलेज शेयरिंग के लिए कलेक्ट हुए हैं, हाँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आके या विवेक जी के पास तो नॉलेज का भंडार है, तो हम लोग नॉलेज दे सकते हैं, जो कुछ हमने सीखा है प्रैक्टिकली वही हम दे सकते हैं। लेकिन लाइफ में सर्वाइवल नॉलेज से नहीं होता, लाइफ में जो ग्रोथ होती है, लाइफ में जो सक्सेस होती है, वो विजडम से मिलती है। एंड विजडम कम्स व्हेन यू अप्लाई द नॉलेज दैट यू हैव लर्न इन ऑल गुड सेंस। ये बात तो सही है कि बिना मरे तो स्वर्ग मिलता ही नहीं। चलिए, थैंक यू, इट वाज रियली ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम लोग सबको यहाँ पर कुछ तो की पॉइंटर्स इसमें से लेके जाएंगे। एक है ना, लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये 1 घंटा स्पेंड कर दिया वहाँ पर, स्ट्रैटेजी मिली नहीं, ये नहीं मिली। मैं एक इस वीडियो में लोगों को बोलना चाहता हूँ कि पूरा 1 घंटे के अंदर में 4-5 पॉइंटर्स मिलते हैं, उस समय ध्यान देना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है, लिखते रहना पड़ता है, और वो 4-5 पॉइंटर्स एक्चुअली चेंज कर देते हैं पूरे गेम को। द गोल पोस्ट चेंजेस इफ़ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली। थैंक यू सो मच, मैंने काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो से। Thank you, sir. You provided me this platform, and it's a very big platform, and I was really concerned and somewhat nervous also before coming to this platform because मैंने पहले बताया था ये जो है ना स्टॉक मार्केट समंदर है, हमें बहुत थोड़ा आता है इसके बारे में, एंड वो बहुत थोड़ा भी अगर हम शेयर करके एंड थोड़ा सा अगर ज्ञान बढ़ा सकते हैं तो वो आई थिंक दैट्स द एजेंडा ऑफ वी पीपल हैविंग दिस डिस्कशन। वो अगर पूरा हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, और उस चीज़ के लिए आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म और ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक रुके रहने के लिए और ये पूरा कार्यक्रम को एब्जॉर्ब करने के लिए। इस बार थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई किया, बट आई थिंक अच्छा लगा होगा आपको, बिकॉज कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो शायद मेरे माइंड में नहीं आते, बट ये लर्नर्स हैं, इन्होंने पूछा। थैंक यू सो मच ऑल द लर्नर्स, आप लोग सब आए और आपने सीखा। दोस्तों, अगर आप इस तरह के फेस टू फेस में पार्ट बनना चाहते हैं तो एक फॉर्म का लिंक है नीचे, आप फॉर्म भरिए और हम कोशिश करेंगे आपको इनवाइट करें, बिकॉज लर्निंग सबको करना है। कुछ लोग ऑनलाइन कर पाते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन, मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट फेस टू फेस में, तब तक बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.